तो दोस्तों शुरू करते हैं शानदार जानदार बात। उम्मीद है सबने रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सबने कमेंट पे भी कर दिया सर। कमेंट जल्दी 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 कमेंट कर देते हैं सर कि बहुत मजा आया, बहुत मजा आया पढ़ के सर। बिल्कुल लड्डू हलवा टॉपिक लग रहा है सर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, लड्डू था, लड्डू है और लड्डू ही रहेगा सर। हमने पढ़ना शुरू कर दिया था इंडेमनिटी और गारंटी, बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे सर हम। सर देखिए जुबान दी है, मुकरने नहीं दूंगा, यही बात थी सर गारंटी की, यही बात थी सर गारंटी। एक होता है प्रतिभू है ना, एक होता है लेनदार और एक होता है मूल ऋणी। तो सर प्रतिभू को बोलते हैं श्योरिटी है ना, और जिसको गारंटी दी उसे बोलते हैं क्रेडिटर यानी कि लेनदार, और जिसकी गारंटी दी उसे बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर यानी कि मूल ऋणी। बोलो सर मजा आ गया सर, वीडियो देख के भी, ये वाली वीडियो देखकर भी मुझे बहुत मजा आया सर। सर फिर हमने यहाँ क्या पढ़ लिया था, फिर हमने यहाँ बहुत मजेदार बातें पढ़ ली थी। किस किस तरीके से हमने बात शुरू की थी। हमने पहले इंडेमनिटी पढ़ लिया था। इंडेमनिटी को बोला जाता है लॉस की भरपाई और गारंटी को बोला जाता है लायबिलिटी की भरपाई, ठीक है ना सर। फिर हमने इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स भी पढ़ लिए थे, ठीक है ना, राइट। कहानी आपको पुरानी बिल्कुल बढ़िया याद है, उस घटना का किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं था। अगर ये लेना देना पाया गया तो मात्र एक संयोग माना जाएगा, है ना सर। फिर हमने भैया क्या कर दिया सर, 126 पढ़ लिया था, राइट। फिर ये वाली बात भी हमने पढ़ ली थी कि गारंटी देंगे तो बाद में गारंटी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती 126 के हिसाब से, है ना। फिर सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हमने बहुत बड़े तरीके से पढ़ लिया था। 143 बहुत ही शानदार जानदार बात पढ़ी थी, आई लव यू गाना बजा था हमारा, ठीक है ना सर, याद आ गई बात। और 144 के तहत भी है ना हमने बातें बहुत शानदार तरीके से को श्योरिटी की पढ़ ली थी कि अगर दो को श्योरिटी बनेंगे तो दो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, 144 के तहत। सर आज की आगे की कहानी क्या है सर, आज की आगे की कहानी फिर साथ में हमने क्या पढ़ लिया था, याद आया हो तो दोनों में डिफरेंशिएट पढ़ लिया था। दोनों को डिफरेंस पढ़ने के बाद आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि सर लड्डू चीजें हैं, बहुत ही हलवा चीजें हैं सर। सर आज का अगला मुद्दा क्या है, आज का अगला मुद्दा है बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक सर। सर अगर है ना बात करें तो भाई है ना मेरे दोस्त लोग, मेरे प्यारे प्यारे भाई लोगों, मुन्ना मुन्नियों, अगर तुमने देखा हो कि आई लव यू सेक्शन के बाद हमने जो अगला सेक्शन पढ़ना है वो पढ़ना है सर गोली वड़ा पाव। वड़ा पाव बहुत फेमस चल रहे हैं आजकल, ठीक है। अब भाई तुम्हारे जैसा एक बालक जो बहुत ही ज्यादा तन से मन से भूखो था, भैया सर बहुत भूख लग रही है सर, क्या करें, है ना, भूख के मारे जान निकली जा रही सर, भैया रे देवा देवा जान निकली जा रही है। वो पहुंचा भाई गोली वड़ा पाव, गोली वड़ा पाव आंटी के पास। वड़ा पाव वाली आंटी बहुत है ना, बहुत ज़्यादा फेमस। तो वड़ा पाव आंटी के पास पहुंचा वो, ठीक है, और उनने बोला आंटी बहुत भूख लग रही है, एक वड़ा पाव दे दो, एक पाव तो दे दो आंटी जी, इससे पहले कि मैं प्राण त्याग दूं, अंतिम इच्छा ही है कि वड़ा पाव तो खा लूं, भूख के मारे मेरी जान निकल जाएगी। आंटी जी बहुत ही खतरनाक, आंटी जी गेट अप एंड डांस, है ना, आंटी जी बहुत खतरनाक। आंटी जी कह रही कतई तुझे तो कतई भी ना दूं, है ना, कंटाप लगेगा, कंटाप होश में आ जाएगा, तुझे कतई नहीं दूं, तेरे बारे में मैंने बहुत सुन रखा है, तेरे बारे में मैंने बहुत सुन रखा है भाई, तू जो खतरनाक आदमी है वो इतना खतरनाक आदमी है कि मैंने तेरे बारे में इतना कुछ सुन रखा है कि एक बार तुझे किसी ने सामान बेचा पलट कर नहीं देखा, है ना, राइट। इसलिए एक डायलॉग भी चलता है, उधार एक जादू है, उधार एक जादू है, जादू जादू, उधार एक जादू है, मैं आपको दूंगा तुम गायब हो जाओगे। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, उधार एक जादू है, मैंने तुम्हें दिया वो जादू है कि मैं तुम्हें दूंगा उधार और तुम चुमंतर गायब। कितना बड़े जादू है कि इंसान को देते इंसान गायब। आंटी ने कहा तुझे बिल्कुल नहीं दूंगी भाई, तेरे बारे में मार्केट में बहुत बदनामी है, बहुत बदनामी है। अब भाई मैं वहीं देख रहा था, मैं खुद बड़ा पाव है ना खा रहा था, तो ए सर ने क्या बोला, ए है ना, तो भाई मैं देख रहा था, मैंने कहा आंटी कैसी बात करे, भूखा बेचारा है ना, बेचारे की हड्डियां बाहर निकलनी है, ये देखो भाई बेचारा सूखा सा हमारा है ना, ठीक है, सैफी हार्दिक बेचारे इतने सूखे सूखे बालक हैं हमारे ना, बिल्कुल अंतड़ियाँ बाहर आ रही हैं, पसलियाँ बाहर निकल रही हैं। आंटी भूखे आदमी को एक बड़ा पाव दे दोगे तो क्या हो जाएगा। आंटी ने बोला भैया दिल अपनी जगह है, बिल अपनी जगह, बिजनेस धंधो अपनी जगह है, दिल अपनी जगह, मैं भंडारा ना कर रही हूँ। मेरे बहुत दिल पे लगी बात, मैंने आंटी जी को गारंटी दे दी। मैंने कहा आंटी है ना आपने ऐसी तुच्छी बात कर दी, भूखा बेचारा, और था भी बेचारा हमारा स्टूडेंट, और हमारा स्टूडेंट बेचारा इतना भूख लग रही हो तो इतना तो दिल तो है ना टीचर का बड़ा होता ही है, अरे यार बालक को खिला दो यार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने भैया गारंटी दे दी कि आंटी आप वड़ा पाव दे दो, आई गारंटी, मैं गारंटी देता हूं कि आज जो ये वड़ा पाव खाएगा है ना, मैं क्या करूंगा, भूखा है बेचारा, मैं गारंटी देता हूं मैं पे करूंगा, भूखे को रोटी
मिलनी जरूरी है। रोटी अवेलेबल नहीं है ना, तो भूखे को निवाला मिलना जरूरी है। सभी बालक मुस्कुराते हुए, सर इस गारंटी को क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई देख, एक बड़ा पाव की गारंटी दे रहा हूँ, एक में मेरा पेट भर रहा है तो तेरा भी भर जाएगा, है कि नहीं बात? ऊंट की कैपेसिटी मत करियो कि अंडर स्टोरेज कर लेगा। इस गारंटी को क्या बोला गया? इस गारंटी को बोला गया वन टाइम गारंटी, दैट इज कॉल्ड, एक बार की गारंटी दी जाती है जिसे हम बोलते हैं सर स्पेसिफिक गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी है ना, क्या बोली जाएगी सर? स्पेसिफिक गारंटी। यानी स्पेसिफिक गारंटी इज द गारंटी जो सिंगल ट्रांजेक्शन, सिंगल तुम्हारी तरह सिंगल है ना, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए होती है, सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए होती है, ओनली एंड ओनली फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन। बोलो भैया, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा पेट भर गया भाई, तुम्हें बहुत मजा आया सर, हमारे सर बहुत बढ़िया है, सर बहुत बढ़िया है ना, स्पेसिफिक गारंटी दे दी। फिर मुझे देखा बेचारा, बहुत मुझे लगा यार बेचारा इतना भूखा, बेचारे के अंतड़ियाँ सब बाहर आनी है ना, आते आते सब बाहर से निकलने को तैयार हो रही है, ठीक है, स्केलेटन हो रहा बेचारा है ना, भूख के मारे, पढ़ के मारे, भैया क्या करें, सीए वालों ने इतनी जाति कर रखी है। अब मैंने बोला भाई क्या बात है, क्यों ऐसी दर्द भरी निगाहों से क्यों दिख रहा है? कह रहा है सर बस क्या बताऊँ, आपकी वजह से मैं जिंदा बचाऊँ, वरना तो मैं तो परलोक से धार लेता सर, है ना सर, क्या करूँ, मेरे घर में बड़ी दिक्कतें हैं सर, ये है वो। बेचारा रोना शुरू कर दिया, सर मैं खाना वाना कहाँ से बना नहीं पाता। तो भाई फिर मुझे लगा यार अब क्या करें, रोज अगर एक बड़ा पाव, अब देखो दिल, अब मेरा तो कुछ दिल ही ऐसा है ना, वही वाला डायलॉग, मेरा तो कुछ दिल ही ऐसा है, मेरा दिल इतना बड़ा था, मैंने करे यार चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं समझूंगा, मैंने रोज 2 बड़े पाव खा लिए। मैंने आंटी को बोला, आंटी जी, आंटी, ए आंटी सुन लो भैया, मैंने बोला आंटी जब कभी भी है ना, जब ये भाई है ना, ये भाई जब वड़ा पाव खाएगा तो इसकी गारंटी मेरी है, जब वड़ा पाव खाएगा इसकी गारंटी मेरी है, इसकी गारंटी मेरी है ना, राइट, कि इससे पैसे अगर मांगोगी तो ये देगा, अगर ये नहीं देगा तो पैसे मैं भरूंगा, जब तक ये बड़ा पाव खाएगा, जीवन में जब मैंने ये खतरनाक वर्ड लिख दिया भाई, जब ये बड़ा पाव खाएगा, जब ये बड़ा पाव खाएगा। ए पुष्पा, ए बाबू, इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया मुन्ना मुन्नी, इसको बोला गया कंटिन्यू गारंटी, कि ये मेरी गारंटी क्या है ना, ये मेरी गारंटी क्या है? कंटिन्यू है। ये मेरी गारंटी क्या है भैया? कंटिन्यू है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी। बिल्कुल सिंपल सर। अगर सिंगल, यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी है तो वो होती है स्पेसिफिक गारंटी, और अगर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी है तो वो होती है कंटिन्यू गारंटी। यानी सिर्फ 2 तरह की गारंटी होती है, 2 तरह की गारंटी होती है, राइट? बोलो भाई, बात समझ में आ गई? ये कंटिन्यू गारंटी कब तक रहेगी, है ना, कि जब ये बड़ा पाव खाएगा तब तक ये रहेगी, है ना। अब हुआ क्या, एक दिन भाई ये बेचारा, इसने मजे लेने शुरू किए, 1 महीना रोज एक खाता था, फिर बाद में आंटी की कॉल आती थी, तुम्हारा है कि नहीं बात, बालक आया था, है ना, हो रहा बिल्कुल बड़ा पाव खा गया, बड़ा पाव जैसा हो रहा है, वो अब सूखा नहीं रहा। मैंने कहा क्यों, क्या बात कर ली, है ना। तो आंटी जी ने बताया कि बड़े पाव का बिल डबल ट्रिपल हो रहा है। मैंने कहा डबल ट्रिपल कैसे होगा, एक ही तो बड़ा पाव खाता है वो। तो आंटी ने बोला बड़ा पाव नहीं खाता भाई, एक बड़ा पाव नहीं खाता, बड़े पाव खाता, बड़े पाव। तो मुझे पता लगा भाई तुम क्या कर रहे हो मुझसे, है ना, बिना बताए क्या कर रहे हो भाई तुम, टकाटन दनादन 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 एक से ज्यादा खा रहे हो। तो मेरे को बस बहुत गलत काम किया तुमने मुझसे, है ना, राइट, पैसे का चूना लगा रहे हो। तो मैंने बोला कि मेरी गारंटी तब तक रहेगी जब तक मैं रिवोक ना कर दूं। तो कंटिन्यू गारंटी कब तक चलेगी? कंटिन्यू गारंटी कंटिन्यू रहेगी टिल आई रिवोक। फिर मैं कहूँगा बस भाई आंटी कल से मेरी कोई गारंटी नहीं है, आज से मेरी गारंटी खत्म है ना। बहुत खा लिया भाई तूने, बहुत, अरे बड़ा पाव खा के बहुत बड़ा पाव जैसा हो रहा है ना, बहुत खा लिया भाई, बहुत खा लिया, ठीक है ना। तो बड़े पाव जैसे खा के बड़े पाव जैसे हो रहे हो, तो मेरी गारंटी कब तक रहेगी? जब तक मैं रिवोक ना कर दूं। तो रिवोक का मतलब क्या होता है? जब तक मैं उस गारंटी को वापस ना ले लूं। तो मैंने जिस दिन गारंटी को वापस ले लिया, जिस दिन मैंने तुम्हें ही बता दिया और आंटी जी को बता दिया कि आज के बाद अब जो भी ये काम करेगा, है ना, उसकी गारंटी मेरी नहीं होगी, अब अपने पैसे इससे खुद वसूलने का है, मैं इसके पैसों की गारंटी नहीं लेता, उसे बोलते हैं कंटिन्यू गारंटी,
कंटिन्यू रहती है टिल रिवोकेशन ऑफ द गारंटी, टिल रिवोकेशन ऑफ द गारंटी बाय श्योरिटी। जल्दी बोलो सर, समझ आ गई बात? यही प्यार भरी बात देखो, ये लिखी बात, क्वेश्चन भी लिखा है सर, यानी कि केस लॉ भी लिखा है सर। क्या लिखा है? विच इज सिंगल गारंटी, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए अगर कोई गारंटी होती है ना, राइट। जैसे ही सिंगल गारंटी की पेमेंट या तो तुम कर दो बड़ा पावंटी को, है ना, अगर तुमने नहीं करी तो मैं जब कर दूंगा तो वो ट्रांजैक्शन, वो गारंटी वहीं खत्म हो जाएगी। श्योरिटी लायबिलिटी कम्स टू एन एंड व्हेन गारंटीड डेट इज ड्यूली डिस्चार्ज, जब गारंटी डेट क्या हो जाए? डिस्चार्ज हो जाए, और प्रॉमिस इज ड्यूली परफॉर्म हो जाए। यानी कि जब वो गारंटी का जो डेट है, जब वो उधारी है, जब वो उधारी पे हो जाएगी, या तो तुम्हारे प्रिंसिपल डेटर के द्वारा या फिर मेरे द्वारा, श्योरिटी के द्वारा, तो जैसे ही तुमने पे कर दिया या मैंने पे कर दिया, वो गारंटी खत्म हो चुकी है, वो डिस्चार्ज हो चुकी है, अब वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि गारंटी सिर्फ एक ही बड़ा पाव की थी, एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन की थी। बहुत बढ़िया, बोलो भाई। यही केस आया सर हमारा के वर्सेस ग्रूव्स। चिंटू ने गारंटी दी पिंटू को कि भाई मैं 5 बैग की गारंटी देता हूं, है ना, राइट, प्राइस ऑफ 5 बैग। पिंटू ने डिलीवर कर दिए कितने? 5। कालू पेज फॉर देम। उरी दादा, कल्लू ने क्या किया? कल्लू ने पे कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ, चिंटू ने गारंटी दी थी 5 बैग की कि अगर कल्लू नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब कल्लू ईमानदार था बेचारा, कल्लू था बहुत ज्यादा ईमानदार, इतना ईमानदार था, उसने बोला सर आप तक नौबत आने ही नहीं दूंगा भाई, है ना, ए चिंटू तेरे तक नौबत आने ही नहीं दूंगा। जैसे कल्लू ने पे कर दी, दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेसिफिक गारंटी बिकॉज चिंटू इंटेंड टू गारंटी ओनली एंड ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ द फर्स्ट 5 बैग। अब जैसे ही कल्लू ने अगर उसकी पेमेंट कर दी तो गारंटी क्या हो गई? रिवोक हो गई, रिवोक हो गई, यानी गारंटी रिवोक कह दो, नहीं रिवोक के अच्छा बोल देते, डिस्चार्ज हो गई। तो गारंटी क्या हो जाएगी सर? गारंटी डिस्चार्ज हो गई एज सून एज कल्लू मेड द पेमेंट। बोलो भाई। अब सर बात आती है सर कंटिन्यू कंटिन्यू गारंटी का। जल्दी कमेंट कर दो, अरे ना को कमेंट कर दो, बात समझ में आ गई। सिंगल गारंटी क्या होती है सर? हमारी तरह सिंगल टाइम गारंटी। कंटिन्यू गारंटी क्या होती है सर? कंटिन्यू गारंटी होती है भाई बार बार, हाँ बोलो यार, हाँ बार बार, यानी एक्सटेंड ऑफ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। निकम्मो कमेंट क्यों नहीं करते भाई? लोगों को दिल पे इतना लगता है ना कि पता नहीं लगता सुन रहे हो नहीं सुन रहे, मुझे खोपड़ी या मैं घुटनों में बात जा रही। डॉक्टर ऑर्थो की जरूरत तो नहीं पड़ रही सर? डॉक्टर ऑर्थो की कोई जरूरत नहीं पड़ रही, बच्चे कह रहे हैं डॉक्टर ऑर्थो की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही। कमेंट बिल्कुल आ गया, है ना। सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए होती है अंटिल द रिवोकेशन। ये गारंटी जब तक चलती रहती है, जब तक गारंटी देने वाला श्योरिटी, जब तक मैं जिस बच्चे की गारंटी दे रहा हूं, जब तक वो गारंटी रिवोक, मैं खुद रिवोक ना कर दूं, तब तक वो चलती रहती है ना, राइट। ये चलती है सर एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तक चलती है बात, है ना। साक्षी जी ने बहुत बड़ा कमेंट कर दिया, एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन तक चलती रहती है बात। सेम बात ऑन ए रिकमेंडेशन। उरी दादा नहीं, हाँ ए के रिकमेंडेशन पर, ठीक है, राइट। बी ए वेल्दी लैंडलॉर्ड, सी को नौकरी पर रख दिया, ठीक है, कि सी क्या करेगा? रेंट वसूला करेगा, ठीक है। सेम बी को वसूला करेगा और हर महीने के 5 तारीख तक लौटाया करेगा। ए गारंटी दिस एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस टू मेक गुड्स एनी डिफॉल्ट मेड बाय सी, इट इज कॉल्ड कंटिन्यू गारंटी। ए ने बोला कि भाई जो भी अगर डिफॉल्ट करेगा सी, इस काम को करने में, वसूली के काम को करने में जो भी डिफॉल्ट करेगा, अगर उससे कोई डिफॉल्ट होगा तो मैं लगातार इसकी पेमेंट करता रहूंगा सी के डिफॉल्ट पर। तो ये होती है कंटिन्यू गारंटी, जो कई सालों तक या कई ट्रांजैक्शन तक कंटिन्यू रहती है। तो एग्जाम में क्या लिखना पड़ेगा? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? अंटिल द रिवोकेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा। इस तरह के सीक्रेट वर्ड आपको एग्जाम में लिख के आने पड़ेंगे या फिर केस स्टडी में पहचानने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। ये हो गया सर कंटिन्यू गारंटी और, है ना, राइट, स्पेसिफिक गारंटी, है कि नहीं बात? राइट भैया, जिस कश्ती में तुम सवार हो ना भाई, वो कश्ती तूफान से निकलने वाली है, एक आंख का दरिया है और डूब के जाना है। तो जिस आंख के दरिये में तुम सवार हो, है ना, तैर रहे हो, उसमें डूब के जाना है। इश्क नहीं आसा, भाई इतना समझ लो कि आंख का दरिया है, डूब के जाना है। तो इश्क अगर अपनी डिग्री से कर लिया है, इश्क अगर अपनी डिग्री से कर लिया है, तो आंख के दरिया में डूब के निकल जाना है। हाथ पांव जरूर जलेंगे,
है ना, हाथ पांव जरूर जलेंगे, तकलीफें जरूर होंगी, लेकिन एक बार इन तकलीफों को पार कर लिया तो आगे सोना ही सोना है, गोल्ड ही गोल्ड है, चांदी ही चांदी है, सक्सेस ही सक्सेस है, पैसा ही पैसा है और मार्केट में वैल्यू ही वैल्यू है। इसलिए जब सब सो रहे होंगे भाई, जब सब दुनिया सो रही होगी ना, उस दुनिया में मैं भी सो रहा हूंगा ना, तब भी तुम्हारे अगर टीचर जन गुरुजन भी सो रहे होंगे और दुनिया सो रही होगी, तब भी तुम्हें सपना तुमने देखा है और तुमने जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए खुद से तुम्हें लड़ना होगा, खुद से लड़ना होगा भाई। कॉफी पे कॉफी पिए जाओ, है कि नहीं बात। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक आईसीआई की डिग्री को तोड़ नहीं लेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं भाई, है ना, राइट। तब चाहे खुद से जब तक लड़ना पड़े तब तक लड़ते रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये, जब तक मेरा उस दिन का टारगेट, जब तक मेरा उस दिन का टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक ना मैं सोऊंगा, है ना मुझे सोना है, ना मुझे कुछ खाना है। जब मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा ना उस दिन का, कि आज का गोल, आज का टारगेट पूरा हो गया, तभी जाकर मैं, है ना, आराम फरमाऊंगा और आराम के आगोश में जाऊंगा। वरना आराम मैंने त्याग दिया है, जब तक त्याग दिया, जब तक डिग्री नहीं हासिल कर लेता। तो नींद पे विजय प्राप्त करो भाई, नींद पे विजय प्राप्त करो। नींद पे, जिसने नींद पे विजय प्राप्त कर ली वो दुनिया पे विजय प्राप्त कर लेगा, है ना। जिसने आलस को त्याग दिया, जिसने आलस को हरा दिया, वो दुनिया की हर एक डिग्री को जीत सकता है। तो आलस को हरा के ही डिग्री जीती जा सकती है। आलस को अगर तुम नहीं हरा पाए तो डिग्री तुम्हें हरा देगी। बिल्कुल इनवर्स रिलेशन है आलस का और सक्सेस का। तो ये बात मेरी ध्यान रखना, जितना आलस को तुम हराओगे उतनी सक्सेस तुम्हें मिलेगी, जितना आलस तुम्हें हराएगा उतनी सक्सेस तुम्हें नहीं मिल पाएगी। इनवर्स रिलेशन होता है आलस का और सक्सेस का। तुम खुद से अपनी पहचान निकाल लो कि सर मैं कितना आलसी हूं, या मैं आलस को हरा पाता हूं, नहीं हरा पाता। क्या मेरा आउटपुट 8-8 घंटे का आ रहा है या नहीं आ रहा, जबकि मेरे एग्जाम मेरे बिल्कुल सर पे खड़े हैं। तो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। अब अगला मुद्दा आता है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी होती है बाबू लोगों, श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी होती है। सर सबसे पहली श्योरिटी की लाइबिलिटी हमेशा को एक्सटेंसिव होगी। कैसी होगी सर, को एक्सटेंसिव। द लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव बोले तो सर, को एक्सटेंसिव बोले तो सर, को एक्सटेंसिव का मतलब यहां होता है जिस पैसे को देने के लिए प्रिंसिपल डेटर, जिस पैसे को देने के लिए प्रिंसिपल डेटर यानी जिसकी गारंटी दी है वो जिम्मेदार है, वो सारा पैसा श्योरिटी की जेब से जाने के लिए तैयार होगा, श्योरिटी को देना पड़ेगा, राइट। दैट मीन्स पहला मुद्दा ये आता है, जिस पैसे के लिए प्रिंसिपल डेटर, जिसकी मैंने गारंटी दी है, प्रिंसिपल डेटर यानी कि तुम, जिस पैसे के लिए प्रिंसिपल डेटर लायबल है, चाहे वो इंटरेस्ट का पैसा हो, चाहे वो उधारी का पैसा हो, है ना, राइट। प्रिंसिपल डेटर तुम हुए, मैंने तुम्हारी गारंटी दे दी, तो जिस पैसे के लिए तुम जिम्मेदार हो उस पैसे के लिए गारंटर श्योरिटी भी जिम्मेदार होगा। जिस पैसे के लिए प्रिंसिपल डेटर तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम्हारी मैंने गारंटी दी है, चाहे वो कंटिन्यू गारंटी दी हो, चाहे स्पेसिफिक गारंटी दी हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो पेनल्टी हो, चाहे वो नॉर्मल मूल अमाउंट हो, है ना, सभी पैसे के लिए, जिस पैसे के लिए तुम जिम्मेदार हो उन सभी के लिए श्योरिटी यानी गारंटर, यानी कि श्योरिटी, जैसे ऊपर मैंने कहा कि मैंने गारंटी दी है ना, वड़ा पाव वाली आंटी को मैंने गारंटी दी है, तो श्योरिटी ही लायबल है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। और क्या सिर्फ सजा ही मिलेगी, को एक्सटेंसिव का मतलब होता है सजा के साथ साथ मजा भी, है ना। अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी घटी है, यानी कि तुम इतने बढ़िया निकले कि तुमने अपने पैसे ईमानदारी से जाके दे दिए बड़ा पाव आंटी को, तो तुमने अपनी लायबिलिटी घटा दी, तो उतनी लायबिलिटी के लिए मेरी भी डिक्रीमेंट या मेरी भी घटौती की जाएगी, राइट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ पीडी की लायबिलिटी, अगर प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी किसी भी कारणवश घटी है ना, तो श्योरिटी की लायबिलिटी भी, श्योरिटी की
लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी, तो श्योरिटी की लाइबिलिटी भी रिड्यूस होगी सर। इसे बोलते हैं लाइबिलिटी इज ऑलवेज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव बिल्कुल बराबर बराबर सी रहती है। बहुत बढ़िया सर। अगला मुद्दा क्या है? अगला मुद्दा ये है, एक बार बताओ, अगर हमने जैसे भी हमने आज का एग्जांपल लिया था बड़ा पाव वाली आंटी का, तो अगर बड़ा पाव वाली आंटी को अगर पैसे नहीं मिले हैं तो पहले वो पैसे का तकाजा किससे करेगी? जल्दी कमेंट कर दो। पहले वो पैसे का तकाजा किससे करेगी? तकाजा मतलब पहले पैसे की डिमांड किससे करेगी? जर्नली पहले पैसे की डिमांड किससे की जाती है? राइट, जर्नली पहले पैसे की डिमांड, बिल्कुल बालक सही कह रहे हैं सर। जर्नली पैसे की डिमांड पहले पीडी से की जाएगी। ओ बाबू पैसा निकाल, है ना? अगर तूने निकालेगा तो सर को कॉल करनी पड़ेगी, है नहीं बात? बिल्कुल सही बात। तो जज साहब ने यही बोला, लाइबिलिटी ऑफ द श्योरिटी सेकेंडरी होती है। अगर मेरी लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी ऑफ ए, मैं कौन हूं? श्योरिटी। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी हमेशा किसकी होगी सर? सेकेंडरी होगी। दैट मीन्स टू से प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होगी? प्राइमरी लाइबिलिटी इज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी प्राइमरी लाइबिलिटी तुम्हारी होगी, पहले तुमसे तकाजा किया जाएगा। तुम अगर गच्चा दे दिया, तुमने अगर गच्चा दे दिया तो फिर मुझसे पैसे मांगे जाएंगे बाबू, है ना? मुझसे पैसे मांगे जाएंगे, जर्नली होता है। लेकिन अगर पीडी अगर क्रेडिटर अगर चाहे तो वो डायरेक्ट मुझसे भी पैसे मांग सकता है कि सर उसका कोई भरोसा नहीं है, वो मना कर देता है भाई, है ना? तो जज साहब ने बोला पहली बात तो देखो जर्नली तो ये मानी जाएगी, लेकिन बाबू लोग क्रेडिटर अगर चाहे, क्रेडिटर कैन स्यू श्योरिटी डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है सर? राइट, इसका मतलब यह है कि अगर उसने प्रिंसिपल डेटर से पैसे मांगे और प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं भरा, तो क्रेडिटर ये नहीं कहेगा कि पहले मैं पीडी के ऊपर केस करूंगा और फिर पीडी अगर पैसा नहीं देता है तो फिर मैं श्योरिटी के ऊपर केस करूंगा। तो जज साहब ने बोला भाई अगर पीडी ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि उसकी पैसे की लायबिलिटी प्राइमरी थी, अगर पीडी ने पैसे नहीं दिए हैं तो अब किसको मांगना है पैसा? किससे मांगना है पैसा? अब मांगना है श्योरिटी से पैसा। तो श्योरिटी के ऊपर आप डायरेक्ट केस कर सकते हैं कि भाई पीडी पैसा नहीं दे रहा, मैं तेरे ऊपर केस कर रहा हूं। पहले मैं पीडी के ऊपर केस करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, उसके खिलाफ लड़ूंगा, फिर वो कहेगा नहीं दे रहा पैसा, फिर मैं भैया श्योरिटी को बुलाऊंगा। ऐसा नहीं बाबू, टाइम अपन के पास टाइम नहीं है ना? टाइम नको टाइम, है ना? तो सीधा केस कर सकते हैं। अगली बात सर, अगर ऐसा हुआ कि बड़ा पाव के चक्कर में तुमने अपना कैलकुलेटर गिरवी रख दिया, अरे दादा सर बड़ा पाव 50 रुपए का, कैलकुलेटर 500 रुपए का था, गिरवी रखा है मैं, बढ़िया बात है। अगर क्रेडिटर यानी बड़ा पाव वाली आंटी के पास प्रिंसिपल डेटर ने अपना सामान यानी कैलकुलेटर, अपना कैल्सी गिरवी रखा है ना? क्या रखा है सर? अपना कैल्सी गिरवी रखा है, ठीक है। स्टिल बड़ा पाव वाली आंटी, है ना, स्टिल बिना सामान बेच, एक तो पहले उनकी पावर ये कि तो तुम्हारा कैलकुलेटर बेचकर सामान अपना वसूल सकती है आंटी भी, है ना? बड़ा पाव वाली आंटी अपना क्रेडिट तुम्हारा सामान बेचकर, कैलकुलेटर बेचकर पैसा वसूल सकती है। लेकिन जज उन्हें एक पावर दे रहा है, जज कह रहा है बिना सामान बेचे, बिना सामान सेल किए, है ना, वड़ा पाव वाली आंटी यानी क्रेडिटर, वो कौन? क्रेडिटर श्योरिटी को स्यू कर सकता है। यानी उसके पास अब दो ही ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है बाबू लोग? उसके पास अब दो ही ऑप्शन है। सर दो ही ऑप्शन कैसे हो गए? अरे नालायक, दो ही ऑप्शन ऐसे हो गए, या तो वो तुम्हारा कैल्सी बेचे, कह दे भाई देख तूने इतने बड़ा पाव खा लिए हैं, अब तेरा कैल्सी बेच के पैसे कुछ धन तो मैं अर्जित कर ही लूंगी भाई, कुछ धन तो मैं वसूल लूंगी। लेकिन उन्हें लग रहा है कि भाई इसका कैलकुलेटर बेचूंगी, कौन खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा, कैलकुलेटर वाली चीज है, पता नहीं कोई बच्चा खरीदे ना खरीदो, 500 में खरीदे ना खरीदो, मना करते हैं आंटी खराब होगा, तुम चिपका रही हो हमें, हम तो ना ले रहे कैलकुलेटर। तो वो बिना कैलकुलेटर बेचे भी सीधा सीधा श्योरिटी को स्यू कर सकती है, सीधा श्योरिटी को आंटी स्यू कर सकती है। ये उनको एक राइट या पावर दी गई है ना? और ये श्योरिटी के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट कैसे की जा सकती है? क्रेडिटर मुन्ना, क्रेडिटर को
नोटिस नहीं देना, है ना। क्रेडिटर को ये नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्रेडिटर को नोटिस नहीं देना। सर किसको नोटिस नहीं देना, पूरी दादा, किसको सर, टू श्योरिटी, क्रेडिटर को नोटिस नहीं देना, ये ऐसे लिख दो चलो, क्रेडिटर के द्वारा, क्रेडिटर नीड नॉट टू गिव नोटिस टू श्योरिटी, यानी क्रेडिटर को श्योरिटी के ऊपर नोटिस निकालने की जरूरत नहीं है। किस बात का, कि प्रिंसिपल डेटर ने, कि प्रिंसिपल डेटर ने यानी तुमने, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा है, प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट करा है, इस बात का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर कैन स्यू श्योरिटी डायरेक्टली, क्रेडिटर जो है वो श्योरिटी के ऊपर डायरेक्टली स्यू कर सकता है, यानी क्रेडिटर वड़ा पाव वाली आंटी कैन स्यू श्योरिटी डायरेक्टली, बिना किसी नोटिस के वो डायरेक्टली वड़ा पाव वाली आंटी स्यू कर सकती है। यानी बड़ा पाव वाली आंटी पहले मुझे, है ना, मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है कि भाई पहले वो मुझे नोटिस देंगे कि देखो भैया तुमने जिसकी गारंटी ली थी, देख रहे हो भैया तुमने जिसकी गारंटी दी थी बड़ा पाव खाया था, पैसा नहीं देता, भैया उन्हें कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है। वो तो सीधा सीधा तकाजा करेंगे, सीधा का दरवाजा खटखटाएंगे, पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, जल्दी गीले करो पैसे। बोलो बाबू लोग, ये पुष्पा फ्लावर नहीं फायर बनने का है, बाबू लोगो जल्दी बोलो सर, सर जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सर, बहुत बड़े बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया सर। ये सर लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, ये मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से एसआर के बना के समझा दी है, ये लिखी बात, नेचर एंड एक्सटेंस ऑफ लाइबिलिटी, श्योरिटी इज लाइबिलिटी। ये सारी प्यार भरी बातें किसने बोली सर, ये प्यार भरी बातें बोली हमारी धारा 128, धारा 128 के तहत आपको ये श्योरिटी की लाइबिलिटी के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया सर। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी इज लाइबिलिटी, है ना। लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी कोएक्सटेंसिव, सेकेंडरी, प्रिंसिपल डेटर है ना, व्हेन द प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट श्योरिटी लाइबिलिटी बिगिन, जैसे प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा श्योरिटी की लाइबिलिटी बिल्कुल जिंदा हो जाएगी, ठीक है। और जो आखिरी मैंने 3 बातें तुम्हें लिखवाई कि क्रेडिटर सीधा स्यू कर सकता है विदाउट सुइंग द प्रिंसिपल डेटर, सीधा, है ना, यानी कि क्रेडिटर में फाइल सूट अगेंस्ट द श्योरिटी विदाउट पीडी को, पीडी को बिना, है ना, स्यू करे सीधा कर सकता है। अगर क्रेडिटर ने कोई भी कैलकुलेटर या कोई भी सामान गिरवी अपने पास रख रखा है तो उसे सामान को बेचने के बजाय वो सीधा श्योरिटी के ऊपर स्यू कर सकता है कि भैया सामान पता नहीं कोई खरीदेगा नहीं खरीदेगा, है ना, राइट। क्रेडिटर इज नॉट इवन बाउंड टू गिव नोटिस, क्रेडिटर को नोटिस देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसको सर, श्योरिटी को, बिना श्योरिटी को दिए वो सीधा कोई नोटिस नहीं देगा कि भाई पहले तुम्हें नोटिस दूंगा कि पीडी डिफॉल्ट कर रहा है, वो सीधा क्या कर देगा, केस कर सकता है। बहुत बढ़िया है कि नहीं बात, बहुत बढ़िया सर। अगले मुद्दे को देखेंगे, बहुत ही मजेदार सर मुद्दा, अगला मुद्दा बहुत ही शानदार जानदार है कि नहीं। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि भाई 132 के तहत, सर किसके तहत, 132 के तहत, धारा 132, धारा 132 के तहत हुआ ये भाई कि 2 लोग थे, बंटी और बबली, इन दोनों की जोड़ी सामत सामत और कयामत, बंटी और बबली। अब ये बंटी था भाई और ये बबली थी, दोनों बहुत ही ज्यादा चालबाज टाइप के लोग। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पंगे लिए और ये पहुंचे चुलबुल पांडे के पास। किसके पास पहुंचे बाबू लोग, चुलबुल पांडे के पास पहुंचे और चुलबुल पांडे से क्या बोला, पांडे जी, है ना, पांडे जी आप हमको कह ही दे दो भैया, आप हमको लोन दे दो। इन्होंने अप्लाई किया लोन के लिए, चुलबुल पांडे जी, ठीक है, राइट। ये बेचारे बहुत ही शरीफ, इन्होंने इनको बिना किसी समस्या के लोन दे दिया, ठीक है भाई लोगों, लोन दे दिया, यानी पहली ट्रांजैक्शन हुई हमारी ये, लोन दे दिया। अब लोन देने के बाद, है ना, लोन देने के बाद चुलबुल पांडे जी को पता लगा कि
सेकेंड टर्म में बंटी ने बबली को गारंटी दे दी, बंटी गारंटी बबली कि भाई अगर तू अगर पे नहीं कर पाई ना मुन्नी, ए मुन्नी, तो दूसरा झमेला ये हुआ, पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये कि अगर तू अगर पैसा पे नहीं कर पाई तो मैं तेरी गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं कि आई विल पे, मैं भाई तेरे बिहाफ पर पैसा दूंगा, मैं तेरे बिहाफ पर पैसा दूंगा। दोनों से लोन ले लेते हैं। अब पता होता है ये लोन लेने के बाद मसला क्या फंसता है, दोनों ने पैसा देने से मना कर दिया, है ना, बंटी एंड बबली डिफॉल्ट इन पेमेंट। बंटी एंड बबली ने क्या किया बाबू लोग, डिफॉल्ट मार दिया, डिफॉल्ट मार दिया, डिफॉल्ट मार दिया। अब अगर दोनों ने डिफॉल्ट मार दिया, दोनों ने अगर डिफॉल्ट मार दिया, तो ये बताओ पांडे जी किसके ऊपर स्यू कर सकते हैं, पांडे जी किसको स्यू करेंगे, पांडे जी किसको स्यू करेंगे, मसला ये फंसा, पांडे जी किसको स्यू करेंगे, ठीक है ना। अब जज साहब ने बोला 132 के तहत पांडे जी किसी को भी स्यू कर सकते हैं, पांडे जी कैन स्यू, है ना, एनी ऑफ द पर्सन, दोनों में से किसी को भी स्यू कर सकते हैं, वो बंटी को भी स्यू कर सकते हैं और वो बबली को भी स्यू कर सकते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है कि भैया बंटी ये नहीं बोलेगा कि भाई पहले तुम बबली को स्यू करो, फिर बबली अगर पैसा नहीं देगी तो फिर मैं पैसा दूंगा, ऐसा नहीं है बाबू लोग, ऐसा नहीं है। इन दोनों के बीच का क्या ट्रांजैक्शन है, इन दोनों के बीच का क्या झमेला है, क्या ट्रांजैक्शन है, क्या लेन देन है, क्या साझगांठ है, इसका इनके लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता, है ना, राइट। यानी कि अगर पांडे जी स्यू करते हैं बंटी को, इफ स्यू बंटी, अगर पांडे जी बंटी को स्यू करते हैं तो बंटी ये नहीं बोल सकता, तो बंटी ये नहीं बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा सर, कि पहले बबली को स्यू करो, कि पहले बबली को स्यू करो। वो कभी भी ये नहीं बोल सकता कि पहले बबली को, है ना, कि पहले बबली को स्यू करो। अगर बबली पैसे नहीं देगी, है ना, बबली को स्यू करो, अगर बबली डिफॉल्ट करे, अगर बबली डिफॉल्ट करेगी तो मैं पैसे दूंगा, तो मैं पैसा दूंगा, है ना, क्योंकि मैं बबली का श्योरिटी हूं, ऐसा नहीं बोल सकता। जज साहब ने बोला, भैया जज साहब ने बोला, 132 ने ये बोला, ए पुष्पा फ्लावर नहीं बनने का, ये बोला कि भाई जब दोनों ने मिलके लोन लिया, जब दोनों ने एक साथ मिलके लोन लिया है, तो बिल्कुल ऐसी बातें हम जॉइंट प्रोमिसर टाइप में भी पढ़ चुके हैं। 43 सेक्शन, पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, 43, है ना, याद आई बात, हाँ सर याद आ गई बात पूरी दादा, इतनी दूर, हाँ ठीक है ना, राइट, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि किसी भी अगर दोनों ने मिलके लोन लिया है तो गारंटी वो आपस में भले ही दे दें, गारंटी वो आपस में भले दे दें, तो जिसने लोन दिया है वो किसी को भी स्यू कर सकता है, जिसने लोन दिया है वो दोनों में से किसी को भी स्यू कर सकता है, किसी को भी स्यू कर सकता है। पहले बंटी को स्यू करना कोई प्रायोरिटी नहीं होती। ये बात सेक्शन 32 ने लिख दी। किसने लिख दी भाई ये बात सेक्शन 32 ने लिख दी, बहुत बढ़िया तरीके से लिख दी। बोला मुन्ना लोग, समझ में आ गई बात। सर ये लिखी बात सेक्शन 132 पढ़ के देख लो भैया। व्हेन 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड, जब दो लोगों ने 2 पर्सन कॉन्ट्रैक्ट, जब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तीसरे पांडे जी से कि वो लायबिलिटी लोन ले रहे हैं, और फिर एक बंदे ने दूसरे बंदे की गारंटी ले ली कि भैया अगर बबली पे नहीं करेगी तो मैं पे करूंगा, तो थर्ड पर्सन, मुझे मजेदार बात क्या है, थर्ड पर्सन यानी पांडे जी इज नॉट बीइंग अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, the liability of each 2 person to the third person in the first contract loan is not affected by the existing second contract। यानी कि जो लाइबिलिटी है किस बात की, लोन की, जो लोन की लाइबिलिटी है वो इस बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी, इस बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी कि गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट
उन्होंने आपस में कर रखा है। तो आपस में तुमने गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला लोन के कॉन्ट्रैक्ट पर। तो लोन देने वाला ऑल्दो सच थर्ड पर्सन मे हैव बीन अवेयर ऑफ दिस एग्जिस्टेंस, चाहे लोन देने वाले को यह बात पहले से क्यों ना पता हो कि बंटी ने बबली की गारंटी ले रखी है, स्टिल वो किसी को भी, दोनों में से किसी को भी कंपेल या स्यू कर सकता है पैसा देने के लिए, है ना। बात समझ में आ गई, बोलो जल्दी। यही एग्जांपल जो मैंने बंटी बबली का सिखाया ये लिख रखा है। ए और बी ने जॉइंट एंड सेवरली प्रॉमिस किया। भाई ये क्या है, ए और बी का, ये ए और बी का जॉइंट प्रॉमिस है। क्या है भाई, जॉइंट प्रॉमिस है। क्या है मुन्ने लोग, जॉइंट प्रॉमिस है। अब ये ए और बी ने जॉइंटली जो प्रॉमिस किया है ना, ये लिखी बात कि वो ठाकुर को पैसा देंगे, ठीक है। ठाकुर ने डिसऑनर कर दिया। जय इज लायबल फॉर द अमाउंट ऑफ बिल एंड ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट फॉर द चेंज इन द बिकम ड्यू। वट वुड हैव बीन पेबल बाय द ठाकुर, जो प्रिंसिपल डेटर को देता शैल बी पेबल बाय द जय, वो जय दे देगा। बोलो भाई, बोलो समझ गए सर। तो ये वाली बात है ना, ओ सॉरी, ये वाली बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये वाली बात। A makes it in fact a surety for B and C knows this at the time of notice made. The fact that A made the notice as a surety of B, it knowledge of the C, no effect of suit by C against the A upon the note. ठीक है, तो ये वाली बात सेम एग्जांपल मैंने दिया जो मैंने तुम्हें भी बताया। A और B का जॉइंट प्रॉमिस है, C को A ने किसकी गारंटी ले रखी है, B की, कि हम दोनों जॉइंट प्रॉमिसर हैं। ए कौन हो गया, हमारे कैसे बंटी, बी कौन हो गई, बबली, सी कौन हो गया, सी हो गए पांडे जी, सी हो गए पांडे जी, है ना। ये लिखी बात, स्टिल सी कैन स्यू ए, स्टिल पांडे जी यानी सी कैन स्यू बंटी, स्टिल पांडे जी बंटी को स्यू कर सकते हैं। यहां सी कौन हो गया हमारे लिए, सी हो गया हमारे पांडे जी, और ए कौन हो गया, ए हो गया बंटी। स्टिल पांडे जी बंटी को स्यू कर सकते हैं, चाहे बंटी ने गारंटी उसकी क्यों ना ले रखी हो। तो पांडे जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम आपस में क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे ज्वाइंट लोन लिया है, मैं दोनों को स्यू करके पैसा वसूल सकता हूं। बाबू लोग समझ गए सर, बहुत बढ़िया बात कही सर, मजा आ गया सर, ये मुद्दे की बात। अब सर लड्डू लड्डू सी बातें, श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा, श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा सर, श्योरिटी कब डिस्चार्ज हो जाएगा। तीन तरीके से श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है, तीन तरीके से श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। सर कौन कौन से वो तीन तरीके हैं जिससे श्योरिटी डिस्चार्ज हो सकता है। एक सर, जैसे मैंने अभी कंटिन्यू गारंटी है बोला, रिवोकेशन से, भाई मैं आज के बाद तेरी गारंटी नहीं लेता, बोलो पेंसिल, गारंटी कैंसिल, बोलो पेंसिल, गारंटी कैंसिल। तो गारंटी कैंसिल करने को बोल देते हैं बाबू लोग रिवोकेशन, है ना। दूसरा, मेरी श्योरिटी की गारंटी खत्म बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, यानी कि अगर क्रेडिटर जो लेनदार है उसने कोई लोचा करा मुझे बिना बताए, उन केसेस में हम, या फिर मेरी श्योरिटी यानी कि श्योरिटी की सारी जिम्मेदारी खत्म ऑन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ही किसी भी कारणवश क्या हो जाए, बेकार हो जाए। बस हमें यही पढ़ना है, खेला खत्म, यही पढ़ना है, खेला खत्म। तो सबसे पहले सर, है ना, एक मिनट जरा पानी पिया हूं मैं। सबसे पहले है ना ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्या ये हम, क्या तुम्हें याद है, गजनी से अगर तेज हो तुम तो ये पॉइंट पढ़ो, क्या ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, नहीं कर लिया, 130 कवर कर लिया है, नहीं कर लिया।
हाँ जी दोस्तों, टेन 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 टेन। उम्मीद है बहुत बढ़िया तरीके से तुमने ये बात पढ़ ली होगी। बड़ा पाव वाली आंटी को याद करो, बड़ा पाव वाली आंटी को याद करो। मैंने बोला था कि ये बालक बेचारा जो बिल्कुल भूख के मारे सूख चुका है, मैं इसकी गारंटी कंटिन्यू करता हूं। जितनी बार ये तुमसे सामान लेगा, जितनी बार ये तुमसे पैसा लेगा, जितनी बार तुमसे बड़ा पाव लेगा, फिर एक दिन पता लगा कि बड़ा पाव खा खा के जैसे तुम बिल्कुल बड़े पाव जैसे हो गए हो, तो मुझे लगा बालक स्वस्थ हो चुका है, गोल मोल हो चुका है, बर्गर खा के बिल्कुल बर्गर हो चुका है कि नहीं बात। तो मैंने क्या किया, मैंने रिवोकेशन वाला नोटिस क्रेडिटर को दे दिया, यानी बड़ा पाव वाली आंटी को दे दिया कि भाई अब मैं उसके पैसे के लिए, उसकी ट्रांजैक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। तो श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। लेकिन जिस दिन मैंने नोटिस दिया, भाई जिस दिन मैंने नोटिस दिया, उससे पहली ट्रांजैक्शन के लिए मैं सदैव जिम्मेदार रहूंगा। मैंने भाई उसकी गारंटी दी थी बड़ा पाव वाली आंटी को, मान लो अप्रैल में गारंटी दी मैंने 30 अप्रैल को, पूरी दादा। फिर मुझे पता लगा कि 24 जुलाई को मुझे पता लगा कि भाई लोगों, बड़ा पाव वाले ने तो बिल्कुल धमाके कर दिए भाई, है ना, रेल पेल मचा दी, बिल्कुल भाई एकदम सही हो गया। तो 24 जुलाई को मैंने अपनी गारंटी रिवोक कर दी। मैंने कहा रिवोक कर दी कि अब मैं उसकी ट्रांजैक्शन के लिए, उसके पैसे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, राइट। अब इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन के लिए अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आई एम नॉट, यानी गारंटर AA इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। लेकिन जिस दिन मैंने गारंटी रिवोक करने का नोटिस किसको दे दिया था, क्रेडिटर को दे दिया था, उससे पहले की गारंटी के सारी ट्रांजैक्शन के लिए मैं लायबल हूं। ए इज लायबल टिल 24 जुलाई। बोलो सर, समझ में आती है बात? ये मजेदार बात सेक्शन 130 हमसे कह चुका है, ये मजेदार बात सेक्शन 130 हमने कह दी बात। बोलो भाई सिंपल, बोलो सिंपल, जल्दी कमेंट मारो सिंपल सर। अगली बात सर, है ना, अगली बात क्या देखेंगे सर? अगली बात बहुत ही खतरनाक, मृत्यु। क्या है मृत्यु? दुश्मन के आगे सर झुकाना है मृत्यु, अपने आप को सरेंडर कर देना है मृत्यु, मातृभूमि की रक्षा ना करना है मृत्यु। लेकिन भाई अगर श्योरिटी की ही मृत्यु हो जाए, है ना, बताने वाली बात नहीं है, डेथ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा डिस्चार्ज हो जाता है, ये आप जानते हैं। डेथ की वजह, यमराज के आने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हमेशा डिस्चार्ज हो जाता है। ये बात हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक्ट में ही ये लिखी है बात, है ना, कि अगर श्योरिटी यानी कि गारंटी देने वाले की अगर मृत्यु हो गई तो भाई प्रिंसिपल डेटर पैसा किससे वसूलेगा? देवा मेरे कन्नड़ चुनाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है भाई रियल लाइफ में। तो डेथ ऑफ द श्योरिटी से गारंटी रिवोक हो जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है जो एग्जाम में आने की संभावना इस मुद्दे से बन जाती है। ये एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैं, है ना, तुम्हें पढ़ाया था बाहुबली, याद आई बात, सक्सेशन और असाइनमेंट, तो हमने देखा था कि मरने वाले की एस्टेट, कौन, बसंती की एस्टेट लायबल होती है उतनी जितनी वो एस्टेट छोड़ जाती है। याद आई बसंती, जयवीर बसंती वाला एग्जांपल, मौसी को अपनी जेब से पैसा नहीं देना। तो जब गारंटी में श्योरिटी की मृत्यु हो गई तो जज सामने लिखा जो एग्जाम में आ सकता है तुम्हारे, क्या, इज स्टिल अमाउंट इज पेएबल टू प्रिंसिपल डेटर। डेथ के बाद भी क्या अमाउंट पेएबल होगा? क्या डेथ के बाद भी कुछ अमाउंट देना हो पड़ सकता है क्या? तो आप लिखोगे यस बाबू लोग, यस। कैसे? श्योरिटी की डेथ के बाद श्योरिटीज एस्टेट यानी उसकी प्रॉपर्टी, श्योरिटी एस्टेट उसकी प्रॉपर्टी स्टिल लायबल है, स्टिल लायबल टू प्रिंसिपल डेटर, है ना, यानी कि श्योरिटी की एस्टेट अभी भी लायबल है। श्योरिटी एस्टेट इज लायबल फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन, फॉर पास्ट ट्रांजैक्शन, जो मृत्यु से पहले की जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए
क्योंकि गारंटी तो जब उसकी चल रही थी तो उसके लिए अभी भी वो जिम्मेदार है, अभी भी वो जिम्मेदार है। उरी दादा देवर देवा अब क्या करें भाई, कानून है क्या करें। ये बात एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिख की बात, सत्तू ने गारंटी दी थी। किसने गारंटी दी थी? सत्तू ने। सत्तू ने चप्पू की गारंटी दे दी, ठीक है। पता लगा 5 दिन के बाद सत्तू बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया, सत्तू बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया, सत्तू बेचारा अल्लाह को प्यारा हो लिया। अब गारंटी तो रिवोक हो गई फ्यूचर ट्रांजैक्शन की, लेकिन डेंजर बात क्या है? लेकिन डेंजर बात क्या है? सत्तू की एस्टेट, सत्तू एस्टेट इज स्टिल लायबल। सत्तू की एस्टेट अभी भी लायबल है मृत्यु के बाद उन 5 दिन के लिए, उन 5 दिन की ट्रांजैक्शन के लिए। देवर देवा, देवर देवर क्या, अब लिख दिया तो लिख दिया, लॉ ने क्या कर सकते हैं सर। मृत्यु के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये डायलॉग आज हमने यहां सीख लिया कि सर जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी गारंटी जिंदा रहती है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी गारंटी जिंदा रहती है। अपने नोट्स में डायलॉग लिख लेना। 131 ने हमें ये 131 ने हमें ये बता दिया कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी गारंटी जिंदा रहती है, उसकी एस्टेट तक। सर तीसरा मुद्दा नोवेशन। उरी दादा नोवेशन मतलब, हाँ नोवेशन तुम जानते हो, नोवेशन का सेक्शन भी सेक्शन 62 है, पुराने जमाने से पढ़ते आ रहे हैं, यानी लॉ के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। नोवेशन यानी नया हो जाना, सेक्शन 62। अगर कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है तो श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा। श्योरिटी डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज। अगर कोई फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है सेम पार्टी के बीच में, सेम पार्टी के बीच में, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि भाई तुमने चुलबुल पांडे जी से लोन का जो एग्रीमेंट किया है ना, 10% के ब्याज पर किया, लेकिन अब तुमने क्या किया? श्योरिटी को बिना बताए एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये जो लोन है, अब ये लोन पहले मेरा लोन 50 लाख का था 10% के ब्याज पर, तो इस पे 10% का ब्याज लग के 55 लाख का हो गया। तो तुमने न्यू कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सर अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, तो इस लोन को क्या करो, इस अमाउंट को क्या करो, इस ब्याज को भी लोन बना दो। तो तुम 55 लाख का नया लोन मेरे को मान लो कि 55 लाख का मेरा नया लोन हो गया है, अब मैं उसके ऊपर 11% का ब्याज तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। अरे भाई तुमने इतना भयंकर काम तमाम कर दिया कि पहले तुम्हारा लोन 50 का था, 5 लाख की क्या थी? ब्याज था। अब तुमने उससे नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अब ये लोन ब्याज छोड़ो भाई, मेरे पास है ही नहीं, अब ये लोन ही 55 लाख का मान लो। अब लोन 55 लाख का मान लो तो ब्याज मैं तुम्हें 11% दे दूंगा। आता माजी सटकली है कि नहीं बात। अब जो प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर के साथ मिलकर ये झोल झाल कर लिया, इसके लिए श्योरिटी का ही जिम्मेदार होगा। श्योरिटी कह रहा भाई ये 50 लाख के लोन पे 10% ब्याज की जिम्मेदारी थी मेरी, अब तू 55 लाख के लोन पे 11% ब्याज की जिम्मेदारी कर रहा है, आता माजी सटकली है। तो भैया इस केस में श्योरिटी को डिस्चार्ज मान लिया जाएगा, इसे बोला जाएगा नोवेशन। नया कॉन्ट्रैक्ट या नई टर्मिनोलॉजी आपने क्या कर दी सर? इंसर्ट कर दी, राइट। तो इसको बोला गया एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम पार्टी और अदर पार्टी, द कंसिडरेशन बीइंग द म्यूचुअल इज डिस्चार्ज ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट। अब वो नए एग्रीमेंट ऐसे हुआ है कि ओल्ड एग्रीमेंट डिस्चार्ज हो गया। नोवेशन का मतलब ही क्या होता है? नोवेशन का मतलब ये होता है ओल्ड खत्म हो जाता है और नया जन्म लेता है। ओल्ड खत्म हो जाता है, नया जन्म लेता है, ओल्ड खत्म हो जाता है, नया जन्म लेता है। सेक्शन 62 में हम पहले भी ये बात पढ़ चुके हैं, सेम बात लिखी है। एग्जाम्पल अगर देखो या केस अगर देखो तो सेम बात लिखी है। पहले गारंटी दी गई थी गेहूं की, पहले गारंटी दी गई थी गेहूं की कि अगर जो भी गारंटी एस ने दी थी, ठीक है ना, सी की वो पेमेंट करेगा गेहूं, है ना, राइट, गेहूं की। बाद में 5 दिन के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट 5 दिन के बाद बदल दिया गया, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट 5 दिन के बाद बदल दिया गया और गेहूं की जगह चावल आ गए। भाई गेहूं की जगह क्या आ गए सर? गेहूं की जगह आ गए चावल, है ना, बासमती। क्यों बहन जी, बेटा कॉलेज से आ रहा है तो कॉम्प्रोमाइज क्यों? इंडिया गेट बासमती राइस लाओ, है ना, राइट। तो भाई चावल आ गया। अब चावल के बारे में जिसने गारंटी दी थी उसको बताया नहीं गया, तो गारंटी रिवोक हो गई फॉर द वीट, यानी कि गेहूं वाली जो गारंटी थी वो रिवोक हो गई, है ना। लेकिन एस अभी भी लायबल है जो गेहूं पहले 5 दिन सप्लाई किए गए, क्योंकि गेहूं से चावल 5 दिन बाद बने, तो 5 दिन तक जो गेहूं सप्लाई किए गए
उस गेहूं की गारंटी अभी भी जिंदा रहेगी, 5 दिन के बाद की गारंटी रिवोक की जाएगी, क्योंकि आपने नोवेशन कर दिया। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर? तो ये 3 पॉइंट हमने किसके पढ़े सर? रिवोकेशन के 3 पॉइंट, रिवोकेशन के 3 पॉइंट हो गए सर। अब आता सर कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर। बाबू कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, किसकी बात कर रहे हैं सर? कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, कंडक्ट ऑफ द, यानी कि अब क्रेडिटर ने क्या कर दिया रे देवा रे देवा, देवा रे देवा, क्रेडिटर ने क्या कर दिया? अब क्रेडिटर कौन हो गया? क्रेडिटर अगर तुम जानो तो बहुत सिंपल सी बात है ना, क्रेडिटर कौन हो गया भाई? अगर तुम बालक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो मैंने कहा था भाई कोचिंग क्लासेस, क्लासेस ने तुम्हारे साथ है ना कॉन्ट्रैक्ट किया, याद आ गया भैया? ए बाबू लोग, पिछले लेक्चर का एग्जाम्पल है, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया कि भाई जो भी लेन देन होगा उसकी गारंटी मैं दूंगा। तो मैंने क्या किया? तुम्हारे लिए गारंटी दे दी। क्या गारंटी दे दी? इफ चिंटू या एक्स, तुम्हारी एक्स, अगर तुम्हारी एक्स है ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुम्हारी एक्स से, तो मैंने गारंटी दे दी कि अगर तुम्हारी एक्स ने पेमेंट नहीं करी तो आई यानी अंकुर अग्रवाल ए विल पे, ये मैंने गारंटी दे दी। अब सवाल आज ये उठा है कि ये वाली जो गारंटी है ये गारंटी रिवोक हो जाएगी, गारंटी खत्म हो जाएगी, है ना, गारंटी खत्म, यानी कि गारंटी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी गारंटी। अगर किसने लोचा किया, किसने लोचा किया, तो तुम कौन हो गए? प्रिंसिपल डेटर, मैं कौन हो गया? श्योरिटी, और ये कौन हो गया सर? क्रेडिटर। क्रेडिटर के लोचे पर, क्रेडिटर के लोचे पर ये गारंटी डिस्चार्ज हो जाएगी इफ क्रेडिटर ने, इफ क्रेडिटर ने कोई भी लोचा किया, तो क्रेडिटर के लोचा करने पर, क्रेडिटर के कुछ पंगेबाजी करने पर ए डिस्चार्ज, ए की गारंटी डिस्चार्ज। अगला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि क्रेडिटर क्या लोचा कर रहा है, क्रेडिटर क्या लोचा कर रहा है। पहली बात, क्या किया क्रेडिटर ने भाई? क्रेडिटर ने क्या किया बाबू लोगों? क्रेडिटर ने बड़ा खतरनाक काम किया, उसने बिल्कुल ऊपर वाले कॉन्सेप्ट की तरह, नोवेशन की तरह टर्म्स में बदलाव कर दिया, यानी ऑल्टरेशन कर दिया। क्या कर दिया सर? टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस कर दिया, यानी कि कुछ ना कुछ उसने बदलाव कर दी, छेड़खानी कर दी, बदलाव कर दी, और इसको हम बोल देते हैं ऑल्टरेशन। उसने कुछ भी मामला ऑल्टर कर दिया। यही बात 62-63 में हमने पहले भी पढ़ी थी सर, है ना, वेरिएंस इन द टर्म। उरी दादा, कोई भी छेड़खानी कर दी, और छेड़खानी करते टाइम सबसे डेंजर बात, श्योरिटी की कंसेंट नहीं ली, श्योरिटी से पूछा ही नहीं बाबू, श्योरिटी से पूछा ही नहीं, राइट। जैसे भाई, जैसे कि बिल्कुल मजेदार एग्जांपल भाई, एक बंदे ने एक्स ने मान लो, ठीक है, रामू काका को, रामू काका जलेबी है ना, रामू काका को क्या किया सर? नौकरी पर रखा, जॉब पर रखा। रामू काका मेरे बहुत जानकार, मैंने रामू काका, मैं रामू काका, आपके तो क्या कहते हैं ईमानदारी कसमें खाई है। मैंने रामू काका की गारंटी दे दी एक्स को, एक गारंटी रामू काका, एक गारंटी ने रामू का गारंटी दे दी किसको? एक्स को, है ना, एक्स को गारंटी दे दी कि रामू काका अगर कोई बेईमानी करेंगे, रामू काका की वजह से तुम्हें कोई भी फाइनेंशियल नुकसान होता है तो मैं पेमेंट करूंगा, मैं पेमेंट करूंगा, तमाजी से टकली, मैं पेमेंट करूंगा। अब पता लगा कि रामू काका को जॉब पर रखा गया था मान लो 20,000 रुपए पर महीने पर, ठीक है, तो पता लगा एक्स ने बिना मुझे बताए रामू काका की सैलरी 20 से घटाकर कर दी, अब 20 से घटाकर अब कर दी मान लो 15,000, और साथ में ये बोल दिया कि रामू काका 15,000 तो होगी,
अब क्योंकि सैलरी कट रहा हूं तो कुछ 10% हिस्सा प्रॉफिट में से ले लेना, 10% हिस्सा प्रॉफिट में से ले लेना। अरे भाई तुमने उसकी सैलरी घटा दी, टर्म्स में चेंज कर दिया, साथ में उसको पहले कोई प्रॉफिट का लेन देन का हिस्सा नहीं था, अब तुमने उसे प्रॉफिट लॉस में भी हिस्सेदारी दे दी, तो मुझसे कौन बताएगा भाई, मुझसे कौन बात करेगा, इतनी बातें तुम आपस में क्या कर रहे हो, ऑल्टर करे जा रहे हो। तो आपने अगर ऐसी बातें ऑल्टर की हैं तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उससे पूछा नहीं गया और तुमने छेड़खानी कर दी, बहुत तगड़ी छेड़खानी कर दी, ये लिखी बात है ना। विदाउट ए कंसेंट, ए से पूछे बिना बी की सैलरी को बढ़ा दिया गया, हमने क्वेश्चन में घटाया हो बढ़ाया हो एक ही बात है, और उसे कह दिया कि भाई तेरे को प्रॉफिट लॉस में से हिस्सा देंगे। अब ये जो वेरिएंस किया गया है गारंटर से, यानी कि श्योरिटी से पूछे बिना किया गया है, तो श्योरिटी इज नॉट लायबल फॉर द लॉस, श्योरिटी किसी भी तरह के लॉस के लिए अब जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि तुमने उससे पूछे बिना छेड़खानी करी। किसने छेड़खानी करी? क्रेडिटर ने। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर, है ना। ये तो बच्चों वाली बात है, बोलो जल्दी, मजा आ गया सर। अगली बात उससे भी आसान। अब तुमने क्या बोल दिया, अब तुमने बोल दिया जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। उरी दादा, हाँ ये क्या बोल दिया, हाँ अगर भाई प्रिंसिपल है ना डेटर ने, ओ सॉरी क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को क्या कह दिया, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, यानी कि बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट की तरह वेव। इसे हम बचपन में किस नाम से जानते थे? वेवर कर दिया, वेवर, 100% माफी कर दिया। यानी प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर कह रहा है जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझसे कुछ ना ले रहा मैं, जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझसे कुछ नहीं ले रहा, ये वाली बात है कि नहीं बात। अगर कोचिंग क्लासेस सीधा तुमसे कह रही है जा जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी, तो उससे मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, जो भी तेरे को सामान दे दिया, पढ़ाई दे दी, सब दान पुण्य मानकर तुझसे एक पैसा नहीं लूंगा। अरे जब तुम मुझसे कुछ पैसे नहीं मांग रहे तो मुझसे काहे मांगोगे भाई? जब तुम मुझसे बालक से पैसे नहीं मांग रहे तो मैं क्यों दूंगा तुम्हारी एक्स की गारंटी वाली बात। तो अगर आपने उसको ही रिलीज कर दिया तो माना जाएगा कि आपने श्योरिटी को भी रिलीज कर दिया, खत्म, खल्लास, ये लिखी बात, राइट। इफ क्रेडिटर न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद प्रिंसिपल डेटर, है ना, राइट, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि भाई अब डेटर क्या हो चुका है, रिलीज हो चुका है, उससे पैसा नहीं लूंगा, या फिर भैया क्रेडिटर डज एक्ट और ओमिशन दैट लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, ओ सॉरी डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, या फिर कुछ भी ऐसा लीगल कॉन्सिक्वेंस हो गया कि जिसकी वजह से प्रिंसिपल डेटर ही डिस्चार्ज हो जाएगा, तो साथ साथ श्योरिटी को भी डिस्चार्ज माना जाएगा। सर ऐसा कैसे हो जाएगा? सर ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे? अगर सिंपल सा अगर ये एग्जांपल इसको अगर मैं बनाऊं तुम्हारे सामने, देखो क्या लिखा है। जवान ने टाइगर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, है ना, कि भाई मेरा घर बना दे भाई, घर, एक घर हो सपनों का, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। टाइगर ने क्या बोला कि भाई जो तू घर बनाएगा मेरे लिए, उसके लिए जो लकड़ी होंगी, लकड़ी, टिम्बर, वो जवान सप्लाई करेगा टाइगर को, ठीक है ना, राइट। वो टाइगर सप्लाई करेगा, यानी जितनी भी घर बनाने में लकड़ियां लगेंगी ये टाइगर सप्लाई करेगा जवान को, कि भाई मैं अपनी मर्जी से रॉ मटेरियल टिम्बर खरीद के लाऊंगा, मैं तुझे दूंगा, तू मेरे लिए घर बनाने की सर्विस देगा। अब भाई यहां पर थॉर आ गया, थॉर आया भाई इंटरनेशनल लेवल से। थॉर कह रहा है भाई मैं गारंटी लेता हूं जवान की परफॉर्मेंस की। तो थॉर ने क्या किया, थॉर ने जवान की गारंटी ले ली। थॉर गिव्स, तो चलो यहां नहीं लिखते, टाइगर को लिख देते ना। थॉर ने गारंटी किसको दे दी? टाइगर को। थॉर गिव्स गारंटी ऑफ जवान, कि अगर जवान ने कोई भी बेईमानी करी तो भाई पैसा मुझसे ले लियो भाई, अगर जवान ने कोई बेईमानी करी तो पैसा मुझसे ले लियो। आई विल पे इफ जवान डिफॉल्ट। ठीक है भाई, डायग्राम समझ में आ गया? बोलो सर के समझ में आ गया?
अब ये बताओ घर कब बनेगा, अब ये बताओ बाबू लोग घर कब बनेगा। घर जब बनेगा जब टाइगर सामान सप्लाई करेगा। हुआ ये, टाइगर ने सामान सप्लाई किया ही नहीं, है ना, टाइगर ओमिट, भूल गया टू सप्लाई टिम्बर। अब ये बताओ अगर टाइगर ने टिम्बर लकड़ी सप्लाई ही नहीं करी, अगर टाइगर ने टिम्बर लकड़ी सप्लाई नहीं करी तो अब जवान घर बना ही नहीं पाएगा। अब जब जवान घर बना ही नहीं पाएगा तो क्यों नहीं बना पाएगा, किसकी गलती की वजह से बना नहीं पाएगा, टाइगर की गलती की वजह से जवान घर नहीं बना पा रहा, टाइगर की गलती की वजह से वो घर नहीं बना पा रहा, क्योंकि टाइगर को लकड़ी देनी थी। अब क्रेडिटर ने खुद ही क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, ओमिट कर दिया, तो फिर ऑलरेडी क्या होगा सर, डिस्चार्ज हो जाएगा थॉर, टाइगर है ना, थॉर डिस्चार्ज फ्रॉम श्योरिटीशिप, या सीधा लिख दो थॉर की अब कोई जिम्मेदारी नहीं है, अब थॉर डिस्चार्ज हो गया। क्यों डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि ये वाला, ये इसके लिए मुद्दा है, क्योंकि ओमिशन किसने किया है, ओमिशन किसने किया है, क्रेडिटर ने। क्रेडिटर डज एनी ओमिशन, तो क्रेडिटर कौन, टाइगर, टाइगर ने यहां पर ओमिशन किया है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस समझ रहे हो ना, ये क्रेडिटर ने, है कि नहीं बात, क्रेडिटर ने क्या किया सर, ओमिशन किया है, क्रेडिटर ने ओमिशन किया है। अरे ये कैसे नाराज हो गया भाई, हो गया सही हो गया, है ना, बोलो सर। तो क्रेडिटर इफ ओमिट समथिंग, क्रेडिटर कौन है, टाइगर, टाइगर इज ओमिट समथिंग, तो फिर जिम्मेदारी किसकी नहीं है सर, जिम्मेदारी जवान की, ये जिम्मेदारी थॉर की नहीं होगी, थॉर इज डिस्चार्ज। बोलेंगे भाई, इतनी बात सुन आ गई। अगली बात सर, अगली बात सर, अगला पॉइंट क्या लिखा है, क्रेडिटर के क्या काम करने से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्रेडिटर के अब क्या काम करने से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब जो क्या लिखा है, अगर क्रेडिटर ने, इफ क्रेडिटर मेक्स एनी कंपोजिशन, पूरी दादा यानी कि बदलाव, इफ क्रेडिटर मेक एनी प्रॉमिस, पूरी दादा, है ना, राइट, टू गिव टाइम, अगर क्रेडिटर ने कोई कंपोजिशन करी, या क्रेडिटर ने टाइम दे दिया, है ना, या क्रेडिटर ने वादा कर दिया कि मैं तेरे ऊपर स्यू नहीं करूंगा, बोलिए बात भाई, मैं तेरे ऊपर स्यू नहीं करूंगा, राइट। तो 3 पॉइंट इसमें निकल के आए सर, कौन से 3 पॉइंट देखो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद, क्रेडिटर ने क्या किया, कंपाउंड कर दिया, अभी पढ़ते कंपाउंड क्या होता है, यानी कि ओरिजिनल टर्म में वेरिएशन करना, या टाइम दे दिया, या फिर प्रॉमिस कर दिया कि मैं तेरे ऊपर स्यू नहीं करूंगा। कंपाउंड विद जो ऊपर वाली बात थी, है ना, सेम बात, सेक्शन 35 में वही सेम बात लिखी कि अगर क्रेडिटर ने किसी भी चीज में वेरिएशन करा है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में, अगर क्रेडिटर ने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएशन कर दिया, वेरिएशन कैसे कर दिया, चाहे उसने नोवेशन कर दिया हो, चाहे ऑल्ट्रेशन कर दिया हो, चाहे उसने वेरिएशन करते टाइम पे नोवेशन वाली बात कर दी हो, चाहे वो ऑल्ट्रेशन वाली बात कर दी जो हमने ऊपर पढ़ी, कोई भी अगर काम क्रेडिटर कर देता है, चाहे नोवेशन कर दे, चाहे ऑल्ट्रेशन कर दे, है कि नहीं बात, चाहे वेरिएशन कर दे टर्म्स में, किसी भी चीज में, इस तरीके से अगर कोई भी वो काम कर देता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद, है ना, कंपाउंड विद का मतलब होता है मेक एनी वेरिएशन विदाउट, सबसे खतरनाक बात, विदाउट कंसल्टिंग द श्योरिटी, श्योरिटी को बिना बताए अगर आप वेरिएशन कर देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, श्योरिटीशिप डिस्चार्ज। अगली बात सर, अगली बात सर, गिव टाइम। अभी बताओ कि भाई जब कोचिंग क्लासेस को तुम्हारे ऊपर स्यू करना चाहिए और मैंने तुम्हारी गारंटी ले रखी है ना, और पैसा ड्यू हो गया, पैसा
ड्यू। अगर भाई पैसा ड्यू हो गया है तो कोचिंग क्लासेस ने तुम्हें टाइम दे दिया, तो जज ने बोला भाई जब तुम्हारा पैसा आज ड्यू हो गया तो पैसा वसूलो ना, तो करना वसूल ना, तुम वसूल नहीं रहे। तो अगर तुम्हारा अगर पैसा ड्यू हो चुका है तो तुम भाई इसे टाइम दे क्यों रहे हो? वाई यू गिव एक्स्ट्रा टाइम, है ना? क्यों कोचिंग क्लास वाले तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं? टाइम देने का कोई मतलब ही नहीं है भाई, पैसे की दुनिया है, बिजनेस की दुनिया है। बिजनेस वर्ल्ड में तुम सामने वाले को, प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे रहे हो? अगर तुम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो इतनी दोस्ती यारी निभा रहे हो, तो दोस्ती यारी पूरी ईमानदारी से निभाओ, दिलो जान से निभाओ। अब श्योरिटी को डिस्चार्ज करो, श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा। अगर एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तुम्हें तो जज साहब को बहुत गुस्सा आया। जज साहब ने कहा पैसा ड्यू का एक्स्ट्रा टाइम दे रहे, श्योरिटी डिस्चार्ज। श्योरिटी डिस्चार्ज, ये लिखी बात। व्हेन द टाइम फॉर द पेमेंट इज कम, जब टाइम फॉर द पेमेंट ड्यू हो चुका है तो श्योरिटी हैज द राइट टू रिक्वायर प्रिंसिपल टू पे ऑफ द डेट। तो भाई ये राइट है कि प्रिंसिपल डेटर पे कर दे, लेकिन अकॉर्ड इट इज वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द क्रेडिटर टूवर्ड द श्योरिटी नॉट टू अलाउ प्रिंसिपल डेटर। ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है ना, किसके प्रति? श्योरिटी के प्रति। ये श्योरिटी के प्रति ड्यूटी है कि भाई जब प्रिंसिपल डेटर ने धोखाधड़ी कर दी तो प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस करेगा। तो इट इज द ड्यूटी नॉट टू अलाउ प्रिंसिपल डेटर मोर टाइम। ये कोचिंग क्लासेस की ड्यूटी है, ये कोचिंग क्लासेस की ड्यूटी है कि प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम ना दिया जाए, एक्स्ट्रा टाइम ना दे। भाई जब प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना तो तुम एक्स्ट्रा टाइम दे क्यों रहे हो? इट इज द ड्यूटी, है ना? जज सामने देखो क्या वर्ड लिखे हैं, जज सामने लिखे हैं इट इज द ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी नॉट टू अलाउ प्रिंसिपल डेटर मोर टाइम, कि प्रिंसिपल डेटर को ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। ये ड्यूटी बनती है, ड्यूटी बनती है। अगर तुम क्या कहते हैं प्रिंसिपल डेटर को ज्यादा टाइम दे रहे हो तो भाई श्योरिटी डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज। जल्दी बोलेंगे सर। यानी कि किसी भी टर्म में बदलाव कर देना, किसी भी ओरिजिनल टर्म में वेरिएशन कर देने से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। प्रिंसिपल डेटर को ज्यादा टाइम देने से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। और प्रॉमिस नॉट टू स्यू, अब अगर ये ऊपर वाली बात है, ऊपर वाली बात सेम रिपीट। अगर भैया क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से ये वादा कर रहा है, क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर से ही ये वादा कर दे रहा है कि भाई कोई बात नहीं, पैसे हो ना हो मैं तेरे ऊपर केस नहीं करूंगा। भाई क्यों इतनी मेहरबानी, क्यों इतना प्यार, तो इतनी मेहरबानी क्यों? इफ द क्रेडिटर अंडर द एग्रीमेंट, इफ द क्रेडिटर अंडर द एग्रीमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, कि वो प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करेगा तो श्योरिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होगा। भाई जब तू उसे ही स्यू नहीं कर रहा तो फिर मुझे स्यू करके पैसे काहे ले रहे हो? तो मुझे स्यू करके पैसे, जब तुम उसे ही माफ कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली मैं भी माफ हो गया, मेरी लायबिलिटी तो सेकेंडरी है, ऑटोमेटिकली मैं माफ हो गया, है ना? राइट, क्योंकि इट इज द रीजन इज द श्योरिटी एंटाइटल, श्योरिटी एंटाइटल होगा पैसे देने के लिए टू कॉल अपॉन द प्रिंसिपल डेट टू पे ऑफ द डेट व्हेन इट इज ड्यू। द राइट ऑफ द पॉजिटिव वॉयलेट व्हेन द क्रेडिटर प्रॉमिस नॉट टू स्यू द प्रिंसिपल डेटर। राइट, तो भाई अब तुमने उसको अगर माफ कर दिया तो मेरे को भी माफी देनी पड़ेगी, यानी मैं भी अब जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि श्योरिटी कब होगा, है ना? यानी कि श्योरिटी इज एंटाइटल्ड एट एनी टाइम टू रिक्वायर द क्रेडिटर टू कॉल अपॉन द प्रिंसिपल डेट टू पे ऑफ द डेट। यानी कि श्योरिटी भी, है ना, प्रिंसिपल डेटर से ही बाद में पेमेंट देने के बाद प्रिंसिपल डेटर से ही कहेगा भाई मुझे पैसे दे दे, लेकिन तुमने क्या कर रखा है, उसे माफ कर रखा है। ठीक है, तो ये राइट उसका वॉयलेट हो गया व्हेन क्रेडिटर प्रॉमिसेस नॉट स्यू ऑन द प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि जब वो क्रेडिटर ही क्या कर रहा है, क्रेडिटर ही प्रिंसिपल डेटर के ऊपर स्यू नहीं करता। बोलेंगे सर? बोलेंगे बहुत बढ़िया बात, मजा आ गया सर। तो क्या पढ़ लिया सर हमने, क्या पढ़ लिया बाबू लोगों? हमने रिवोकेशन वाला मुद्दा पढ़ लिया, क्रेडिटर के कंडक्ट पढ़ लिए, रिवोकेशन वाला मुद्दा पढ़ लिया, क्रेडिटर के कंडक्ट पढ़ लिए, क्रेडिटर के कंडक्ट पढ़ लिए, है ना? किन किन कामों की वजह से
किन किन क्रेडिटर की हरकतों की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज होगा। किसी भी टर्म में बदलाव किया, श्योरिटी डिस्चार्ज। तुमने प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया, मुक्त कर दिया, श्योरिटी डिस्चार्ज। तुम कुछ भूल गए, श्योरिटी डिस्चार्ज। तुमने क्या किया, प्रिंसिपल डेटर के साथ कंपोजिशन कर लिया, तो श्योरिटी डिस्चार्ज। प्रॉमिस टू गिव मनी टाइम, श्योरिटी डिस्चार्ज। प्रॉमिस नॉट टू स्यू, श्योरिटी डिस्चार्ज। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 5 कामों की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज कहलाया जाएगा। तो यहां हो गए सर ऐसे 3 काम, यहां हो गए ऐसे 5 काम कि जिसकी वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज किया जाएगा। 3 और 5 मुद्दा यह आया सर, इसी के साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा हमें, इसी के साथ जोड़ के पढ़ना पड़ेगा कि श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, श्योरिटी को डिस्चार्ज नहीं माना जाएगा, है ना। सुनेंगे ध्यान से सर, श्योरिटी को डिस्चार्ज, अभी टाइम वाली बात करें ना, उससे रिलेट करेंगे सर। कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा ना, इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर। ऊपर वाले केस में किसने टाइम दिया, है ना। अब देखो मान लो फॉर एग्जांपल, अब भाई अनिल अंबानी है, ठीक है, उन्होंने एसबीआई से लोन ले रखा है, राइट। अब उस ए ने एसबीआई को गारंटी दे दी कि अनिल अंबानी नहीं चुकाएंगे तो मैं चुकाऊंगा। ऊपर वाले टाइम के केस में क्या था कि एसबीआई जो क्रेडिटर है वो क्रेडिटर हो गया, अनिल अंबानी कौन हो गए, प्रिंसिपल डेटर हो गए, यानी जो पैसा लेता है प्रिंसिपल डेटर। मैं कौन हो गया, मैं श्योरिटी हो गया। ऊपर वाले हमने केस में देखा कि अगर क्रेडिटर टाइम दे देता है प्रिंसिपल डेटर को तो श्योरिटी डिस्चार्ज है। लेकिन मुन्ना मुन्नी यहां ध्यान से देंगे, लेकिन मुन्ना मुन्नी यहां मसला क्या है, यहां क्रेडिटर ने जो टाइम दिया अनिल अंबानी को वो किसी और के कहने पर दिया, यानी कि अपनी मर्जी से टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया, किसके कहने पर दिया, मुकेश अंबानी ने कहने पर दिया। मुकेश अंबानी, मुकेश जी ने बोला कि भाई मेरा भाई है, चिंता नहीं करने का है, अपन बैठा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुकेश जी कहने पर मुकेश जी ने बोला कि मेरे भाई को एक्स्ट्रा टाइम दो, थोड़ी बहुत पेनल्टी वगैरह लगा दो, भाई इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं भाई। मुकेश जी सेड गिव टाइम टू अनिल। अगर मुकेश जी के कहने पर क्रेडिटर ने अब क्या किया, गिव एक्स्ट्रा टाइम, यहां क्या था, यहां प्रिंसिपल डेटर को, ठीक है ना, अपनी मर्जी से टाइम दिया गया था, अपनी मर्जी से टाइम दिया गया था, है ना। यानी कि नॉट टू अलाउ प्रिंसिपल डेटर, यानी क्रेडिटर को अलाउ नहीं करना चाहिए था ज्यादा टाइम के लिए। लेकिन यहां पर प्रिंसिपल डेटर को जो टाइम दिया गया है वो क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से नहीं दिया, किसी कहने पर दिया है, किसी और के कहने पर दिया है, किसी और के कहने पर दिया है। इस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। बोलो भाई, बहुत ध्यान समझना है, केस बहुत मजेदार बात है। पहला, लोन लिया, दूसरा मैंने बाबू गारंटी दे दी, गारंटी, तीसरा मुकेश अंबानी ने बोला भाई थोड़ा टाइम दे दो, भाई है अपना, चौथा टाइम दे दिया, लेकिन किसे कहने पर दिया, मुकेश अंबानी कहने पर दिया। तो मैंने कहा कि मैंने तो ऊपर पढ़ा है कि अगर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, तो जज साहब ने बोला श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है वो किसी और के कहने पर दिया है, क्रेडिटर ने अपनी मर्जी से नहीं दिया। इसका मतलब क्या राज की बात सामने आई, राज की बात बताएं, क्या राज की बात सामने आई। अगर क्रेडिटर खुद टाइम देता है, अगर क्रेडिटर खुद टाइम देता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज, लेकिन क्रेडिटर किसी और के कहने पर
थर्ड पार्टी है किसी और के कहने पर, के कहने पर टाइम देता है, तो श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। अभी थर्ड पार्टी कौन है? ये थर्ड पार्टी है मुकेश अंबानी, राइट। तो ये राज की बात भाई बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे, बहुत ध्यान से नोट कर लेंगे। अगर क्रेडिटर सेल्फ टाइम देता है, अगर क्रेडिटर सेल्फ टाइम देता है तो अपनी मर्जी से टाइम देता है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा, श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा इस वाले पॉइंट से। लेकिन अगर क्रेडिटर अपनी मर्जी से नहीं, किसी और के कहने पर, किसी और के कहने पर टाइम देता है, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? जल्दी लिखो, मजा आ गया सर? ये लिखिए बात, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट टू गिव द टाइम इज मेड बाय द क्रेडिटर विद द थर्ड पर्सन, मुकेश अंबानी के कहने पर, एंड नॉट विद द प्रिंसिपल डेटर, है ना, क्योंकि किसी और के कहने पर टाइम दिया जा रहा, अपनी मर्जी से या प्रिंसिपल डेटर के कहने की वजह से नहीं दे रहा, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल, सी द होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय ए एज श्योरिटी ऑफ बी, कॉन्ट्रैक्ट विद एम, एम कौन हो गया यहां पे? मुकेश अंबानी, कि मैं बी को टाइम दे दूंगा, है ना। बी कौन हो गया सर? बी हो गया यहां पे अनिल अंबानी। ए कौन हो गया? ए हो गया भैया अंकुर अग्रवाल श्योरिटी। तो अंकुर अग्रवाल जो अनिल अंबानी के श्योरिटी हैं, लेकिन बैंक ने मुकेश अंबानी के कहने पर अनिल अंबानी को टाइम दे दिया, तो अंकुर अग्रवाल ए इज नॉट डिस्चार्ज। तो राज की बात हमें ये समझ में आ गई, राज की बात बताएं, राज की बात सर हमें समझ में आ गई है कि नहीं बात? सर अगली बात प्यार मोहब्बत बहुत ही दिल से, किसने करी सर प्यार मोहब्बत बहुत ही दिल से? क्रेडिटर फोरबियंस टू स्यू, है ना, डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, क्रेडिटर फोरबियंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी। यहां पर फोरबियंस का मतलब होता है डिले द राइट, डिले, अपने राइट को डिले करना। किसको डिले करना बाबू लोग? अपने राइट को डिले करना। अगर क्रेडिटर, अब देखो क्रेडिटर स्यू करने में लेट कर रहा है ना, राइट, क्रेडिटर डिले कर रहा है टू स्यू, डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, है ना, बस वो डिले कर रहा है कि भाई देख ऐसा है मैं तेरे ऊपर केस करने वाला हूं, है ना, राइट, लेकिन केस करने में उसका डिले हो रहा है, जैसे कि मतलब कोर्ट की कार्रवाई में डिले हो रहा है, कोई वकील नहीं मिल रहा है ना, राइट, या फिर वो उसे अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहा है, उसे वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे रहा कि चल तेरा पैसा ड्यू है, अब तेरी ड्यू डेट नवंबर से बढ़ाकर दिसंबर कर दूंगा, तेरी ड्यू डेट जुलाई से बढ़ाकर दिसंबर कर दूंगा, नहीं, वो उसे टाइम नहीं दे रहा, वो केस करने में उसे डिले हो रहा है, वकालत की वजह से डिले हो रहा है, वकीलों की वजह से डिले हो रहा है, कोर्ट की कार्रवाई की वजह से, किसी भी कारण की वजह से वो डिले हो रहा है, और कह रहा है कि भाई देख केस तो तेरे पर होगा, बस ये है कि बस मुझे, है ना, थोड़ा किसी मजबूरी के कारण मुझे डिले करना पड़ रहा है, उसका कोई पर्सनल कारण होगा। तो भाई जज साहब ने बोला मियर फोरबियरेंस, यानी कि डिले ऑफ द राइट, मियर फोरबियरेंस डिले ऑफ द राइट, जो क्रेडिटर के पार्ट पे डिले हो रहा है कि वो स्यू नहीं कर पा रहा प्रिंसिपल डेटर पर, और टू एनफोर्स द अदर रेमेडी अगेंस्ट हिम, या फिर वो उसके खिलाफ कोई कोर्ट कार्रवाई नहीं कर पा रहा, अगर वो डिले हो रहा है, देखो दो बहुत खतरनाक शब्द है, टाइम देना और डिले होना, तो एग्जाम में पढ़ लेना ध्यान से कि टाइम वर्ड लिखा है, डिले वर्ड लिखा है, ठीक है। इट डज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ गारंटी टू डिस्चार्ज द श्योरिटी, यानी मुद्दे की बात देखें तो अगर डिले हो रहा है तो डिले डज नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, तो जो डिले होगा उससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, जो डिले होगा उससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, जो डिले होगा उससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये लिखी बात, बी ने सी को पैसे देने हैं,
बी ओस टू सी, ओस का मतलब होता है देने हैं, तो बी ने सी को पैसे देने हैं। गारंटी बाय ए ने उसकी गारंटी ले ली। डेट बिकम पेबल, डेट ड्यू हो गया, पेबल हो गया। सी डज नॉट स्यू बी फॉर अ ईयर आफ्टर द डेट हैज बिकम पेबल, सी किसी कारणवश उसके ऊपर केस नहीं कर पाया और केस में डिले हो गया। ए इज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द श्योरिटी शिप, तो ए श्योरिटी शिप से डिस्चार्ज नहीं होगा, ए श्योरिटी शिप से डिस्चार्ज नहीं होगा, ए श्योरिटी शिप से डिस्चार्ज नहीं होगा, है ना। अब लोग जल्दी बोलेंगे घुटने तक बात पहुंची नहीं पहुंची, डॉक्टर ऑर्थो तो नहीं चाहिए सर, बिल्कुल नहीं चाहिए, डॉक्टर ऑर्थो की जरूरत नहीं है, घुटने तक बात बिल्कुल पहुंच चुकी है। अब ये पहचान कैसे होगी क्वेश्चन में? पहचान बहुत ही सिंपल, अगर क्वेश्चन में वर्ड लिखा होगा डिले तो समझ जाना डिले की वजह से श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिले की जगह वर्ड लिखा होगा ये वाला, प्रॉमिस टू गिव टाइम, प्रॉमिस टू गिव टाइम, ठीक है, डिले की जगह क्या वर्ड लिखा होगा? गिव टाइम, कि उसने भाई ने समय दे दिया, तो समय देने की वजह से क्या होगा सर? समय देने की वजह से क्यों दिया भाई, क्यों समय दिया, है ना, तो श्योरिटी क्या हो जाएगा सर? डिस्चार्ज हो जाएगा। ये लिखी बात, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इन केस ऑफ कंपोजिशन, इन केस ऑफ गिविंग टाइम, इन केस ऑफ प्रॉमिस नॉट टू स्यू। तो समय दे दिया, तो समय दे दिया तो क्या लिखोगे? श्योरिटी, यानी कि ए डिस्चार्ज। तो डिले वर्ड है तो डिस्चार्ज नहीं है, अगर गिव टाइम वर्ड है तो डिस्चार्ज है। बिल्कुल होश में पढ़ने का, होश में पढ़ने का सर। सभी लोग बच्चे कह रहे हैं कमेंट में सर बिल्कुल समझ में आ गई बात, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया बात है कि नहीं बात, राइट। तो एक चीज और पढ़ लेते हैं आज, ठीक है ना, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, है ना, पढ़ लेते हैं यहां पे ना। सर क्या लिखा है सर? सर 139, तो 139 पहले तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से मैं तुम्हें समझा देता हूं सर, बहुत ध्यान समझेंगे। सेम बात 139 बोल क्या रहा है? 139 बोल रहा है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि 6 पॉइंट हो गए डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। कितने हो गए सर? 6ठा पॉइंट, यानी इसके अंदर हमने पढ़े 6 पॉइंट। अगर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी की बात करें तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी में 3 पॉइंट ये और 6 पॉइंट ये, है ना। 6 में कौन सा इंक्लूड है? कंपोजिशन, टाइम और माफी देना, है ना, नॉट टू स्यू। अब 6ठा पॉइंट आता है सर, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय द क्रेडिटर्स ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटी रेमेडी। इंपेयरिंग मतलब रिड्यूस या हानि पहुंचाना, हिंदी में हानि, या फिर वीक या रिड्यूस। अब देखो पहले समझते हैं सर केस क्या कहता है, बहुत ध्यान समझने वाला केस है ये, ठीक है। अब सेक्शन 139, ठीक है भाई, सेक्शन 139 बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे भाई। मान लो तुमने अगर बैंक से लोन ले रखा है, तुमने अगर, पहले एक लॉजिक समझो, बिल्कुल सिंपल सी बात, भूमिका समझो कि ये कहता क्या है। तुमने अगर बैंक से लोन ले रखा है और तुमने लोन लेते टाइम पर अपनी बाइक गिरवी रख दी, वहीं जाके रख दी तुमने, बैंक के पास बाइक गिरवी रख दी। अब तुमने बैंक से लोन लिया, तुमने अपनी बाइक गिरवी रख दी, ठीक है। अब बाइक जो बैंक के पास है, बैंक ने वो बाइक खो दी, हो नहीं था, बैंक ने वो बाइक खो दी, और क्या, और उस लोन की गारंटी मैंने दे रखी थी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं वो लोन चुका दूं, बैंक का पूरा लोन चुका दिया मैंने, तुम्हारा बैंक का पूरा लोन चुका दिया, तो तुमने जो बाइक बैंक को दी थी, तुमने जो बाइक बैंक को दी थी, वो बाइक मेरी होगी नहीं होगी? वो बाइक बाबू मेरी होगी नहीं होगी? बोलो सर, होगी कि नहीं होगी? अरे मैं, तुमने बाइक जो बैंक को दी और मैंने तुम्हारा पूरा लोन चुका दिया, तो वो जो बाइक है वो मेरी होनी चाहिए। और बैंक ने अगर वो बाइक खो दी तो उतने अमाउंट के लिए, उतने मसले के लिए मेरी
श्योरिटी डिस्चार्ज मानी जाएगी। समझे भाई, क्योंकि ये बैंक की गलती है ना, ये बैंक की भूल है, राइट, ये बैंक की समस्या है, ये बैंक की जिम्मेदारी थी कि बाइक को संभाल के रखे। तो बैंक ने अगर तुम्हारी बाइक, तुमने लोन लिया 5 लाख का, बाइक तुम्हारी लाख रुपए की थी, तो बैंक ने तुम्हारे लाख रुपए की बाइक को जला दिया, खो दिया, चुरवा दिया, बेकार कर दिया, तो भाई जब मैं 5 लाख रुपए देने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा बाइक निकाल। जो बैंक ने तुम्हें, जो बैंक के पास बाइक तुमने दी है वो बाइक अब मेरी होगी, तो मैं 1 लाख रुपए के लिए अब जिम्मेदार नहीं हूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बाइक मेरी होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं पूरा लोन दे रहा हूं। तो 139 इसी बात को बताकर श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देता है बाइक की वैल्यू पर। उरी दादा, हाँ सर, ऐसे देखो दूसरा केस पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया केस। ए पुष्पा, पुष्पा है हमारा, पुष्पा ने क्या किया है, पुष्पा पहुंचा रॉकी भाई के पास। ए रॉकी भाई, है ना, पुष्पा पहुंचा रॉकी भाई के पास, ठीक है, सेम केस ले रहा हूं, ठीक है। अब है ना, हुआ क्या, पुष्पा ने रॉकी भाई से बोला कि भाई मेरे यहां जॉब कर लो, तो पुष्पा ने हायर किया रॉकी को फॉर जॉब। पुष्पा को मैंने गारंटी दे दी, किसकी सर, रॉकी भाई की। किसी गारंटी दे दी सर, रॉकी भाई की। मैंने गारंटी दी फॉर रॉकीज लॉयल्टी, गारंटी दी फॉर रॉकीज लॉयल्टी, गारंटी दी फॉर रॉकी लॉयल्टी, कि अगर रॉकी अगर कोई भी बेईमानी करेगा, कोई भी चीटिंग करेगा या कोई भी गलती करेगा, है ना, तो ए की गारंटी है, ए की गारंटी है, ए की गारंटी है कि वो जिम्मेदारी लेगा। बताओ, इतनी बात समझ में आती है। तो रॉकी भाई कौन हो गए, प्रिंसिपल डेटर, पुष्पा कौन हो गए भाई, क्रेडिटर। ये सर इतनी मसला हमें समझ में आता है, ठीक है। बोला भाई, अब रॉकी भाई जॉब कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये कि ए ने रॉकी भाई की ईमानदारी, रॉकी भाई ए ने रॉकी के ईमानदारी की गारंटी दे दी टू पुष्पा, और क्या बोला, ए विल पे टू पुष्पा इफ रॉकी फ्रॉड। अगर रॉकी ने कोई भी धोखाधड़ी की, रॉकी भाई इतने ईमानदार हैं कि अगर रॉकी भाई ने अगर थोड़ी सी भी धोखाधड़ी की और पकड़े गए, मैं रॉकी भाई की गारंटी देता हूं, है कि नहीं बात, मैं रॉकी भाई की गारंटी देता हूं, मैं रॉकी भाई की गारंटी देता हूं। ओ भाई साहब, तहलका मच गया भाई, पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि रॉकी भाई की गारंटी ए ने दे दी, ठीक है। लेकिन इससे खतरनाक बात क्या हुई, साथ ही साथ एक खतरनाक काम किया पुष्पा ने। पुष्पा ने मुझे प्रॉमिस किया कि वो चेक करता रहेगा महीने में एक बार कैश लेजर ऑफ रॉकी भाई, एवरी मंथ। हर महीने वो ये वादा करता है कि वो उसकी ईमानदारी को चेक करने के लिए हर महीने कैश लेजर चेक करता रहेगा, हर महीने कैश लेजर चेक करता रहेगा। ये पुष्पा ने मुझे वादा कर दिया, ये पुष्पा ने मुझे वादा कर दिया कि सर आपने गारंटी दी है, तो मेरी तरफ से भी एक, है ना, बात जमती है। मैं रॉकी भाई के ऊपर शक तो नहीं कर रहा, लेकिन रॉकी भाई की ईमानदारी को
जांचने के लिए हर महीने में कैश लेजर चेक करता रहूंगा जो रॉकी भाई बनाएंगे। हुआ क्या? हुआ क्या सर? हुआ ये, नाउ पुष्पा ओमिट्स, भूल गया टू चेक कैश लेजर। पुष्पा कैश लेजर चेक करना भूल गया, एंड जो काम नहीं करना था रॉकी भाई को वो रॉकी भाई ने किया। आर ने पैसों का गबन कर लिया। आर एम्बेजल, एम्बेजल मतलब पैसों का गबन। आर ने पैसों का गबन कर लिया। उरी दादा, अब बताओ आंसर क्या होगा? क्या उसके गबन के लिए मैं जिम्मेदार हूं? इज क्वेश्चन ये, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, अब ये केस स्टडी एग्जाम में आ जाएगी। अब एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा इज ए इज, जिसने गारंटी दी थी, इज ए इज लायबल, इज ए लायबल क्या ए अपनी गारंटी जो उसने दी थी रॉकी की ईमानदारी के लिए, क्या ए लायबल होगा या नहीं होगा? बोलो भाई, आंसर देंगे सभी बालक? लायबल होगा या नहीं होगा? बोलो, गलती किसकी है? जल्दी बताओ, जल्दी, गलती किसकी है बाबू लोगों? सर बिल्कुल सही बात, ए इज नॉट लायबल। क्यों? क्यों ए लायबल क्यों नहीं है? एज पी पुष्पा ओमिट हिज, एज पुष्पा ओमिट हिज प्रॉमिस टू चेक लेजर, टू चेक लेजर, है कि नहीं बात? राइट। तो इससे क्या हुआ सर? पी के भूल जाने से जो रेमेडी श्योरिटी को है वो वीक हो गई अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, है ना? इतनी बात समझ में आ गई? ये केस सर 139 ने हमें बताया। और फिर इसका रीजन क्या दिया? क्यों ए लायबल नहीं है, इसका रीजन क्या दिया? रीजन ये दिया कि पुष्पा के भूल जाने से, पुष्पा के भूल जाने से पुष्पा के ओमिट यानी कि भूल जाने से, है ना, पुष्पा के ओमिट से जो रेमेडी पुष्पा के भूल जाने से जो रेमेडी श्योरिटी को मिलनी थी, श्योरिटी मतलब ए को, है ना, जो रेमेडी श्योरिटी को ए को मिलनी थी, किसके खिलाफ? श्योरिटी को मिलनी थी प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, पीडी के खिलाफ। पीडी कौन है? रॉकी भाई के खिलाफ। तो जो रेमेडी ए को मिलनी थी रॉकी भाई के खिलाफ, लेकिन पुष्पा के गलती से, पुष्पा की गलती से, है ना, पीडी के खिलाफ जो रेमेडी श्योरिटी को मिलनी थी पीडी के खिलाफ, वो रेमेडी
वो रेमेडी वीक, डैमेज हो गई, और इस वीक और डैमेज को बोलते हैं इम्पेयर्ड, है ना। क्या हो गई सर? इम्पेयर या वीक या डैमेज हो गई पुष्पा के ओमिट से। तो पुष्पा के भूल जाने से, है ना, जो ए को, अब ये बताओ, अगर मैंने जो गारंटी दी है ना, मैंने जो गारंटी दी है किसको सर? पुष्पा को। तो पुष्पा को मैंने गारंटी किस बात की दी? अगर रॉकी भाई पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो पुष्पा के किसी काम के भूल जाने से, कि पुष्पा की गलती से, है ना, जो रेमेडी मेरे को रॉकी के खिलाफ मिलती, कि अगर मैं पुष्पा की पेमेंट कर देता, अब सोचो अगर मैं पुष्पा की पेमेंट कर देता, तो पुष्पा की पेमेंट करने के बाद मेरे को किसके खिलाफ जाना पड़ता? अपना पैसा वसूलने के लिए। तो मैं रॉकी भाई के खिलाफ जाता पैसा वसूलने के लिए। तो मेरी रेमेडी जो रॉकी भाई के खिलाफ जाकर मुझे पैसे मिलने थे, वो पुष्पा की गलती की वजह से वीक हो गई। अब यानी कि अगर मैं पुष्पा को पैसे दे दूं, और पुष्पा को पैसे देने के बाद अब उसके बाद मैं रॉकी भाई के पास जाऊं, रॉकी भाई देखो तुम्हारी वजह से मुझे गारंटी की पेमेंट करनी पड़ेगी पुष्पा को, तो अब मैं रॉकी भाई के पास जाऊंगा और रॉकी भाई से कहूंगा अब तुम मुझे पैसे दो। लेकिन इस रॉकी भाई तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी हुई? पुष्पा की हुई, क्योंकि पुष्पा की गलती की वजह से काम हुआ है। तो पुष्पा ने अपनी गलती से क्या नहीं किया, है ना, अपनी गलती की वजह से जो नुकसान झेला है, उसके लिए मैं श्योरिटीशिप का जिम्मेदार नहीं रहूंगा, मेरी श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। इसलिए लिखा है ए इज नॉट लायबल एज पी ओमिट इन हिज प्रॉमिस टू चेक द लेजर। ए अब लायबल नहीं है श्योरिटी के लिए, क्योंकि पी की गलती की वजह से मेरी जो रेमेडी थी पुष्पा के, मेरी जो रेमेडी थी रॉकी के खिलाफ, वो क्या हो गई? वीक हो गई, इंपेयर्ड हो गई। बोलो सर, जल्दी बोलेंगे सर, बात समझ में आ गई? थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला लॉ है, इसलिए बस यहीं तक आज पढ़ाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में बात समझ आए कि 139 बोल क्या रहा है। 139 में एग्जाम का क्वेश्चन तो यही बनेगा वैसे, है ना, कि क्या ए लायबल होगा या नहीं होगा। तो आप बोलोगे ए लायबल नहीं होगा, क्योंकि पी की गलती की वजह से, यानी कि क्रेडिटर की वजह से, है ना, क्रेडिटर की भूल की वजह से ए को गारंटी में फंसाया नहीं जाएगा, ए को गारंटी में फंसाया नहीं जाएगा। सभी बच्चे कह रहे हैं सर बात समझ में आ चुकी है, मजा आ चुका है। पी की गलती की वजह से ए को गारंटी में फंसाया नहीं जाएगा। रीजन क्या दिया? जैसे सामने ये दिया कि पुष्पा के ओमिट की वजह से रेमेडी ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट प्रेसिडेंट इम्पेयर्ड मींस पुष्पा के ओमिट की वजह से जो रेमेडी श्योरिटी को मिलनी थी पीडी के खिलाफ, वो रेमेडी डैमेज हो गई पुष्पा के ओमिट की वजह से, वो रेमेडी वीक हो गई, है ना, इंपेयर्ड हो गई पुष्पा के, किसकी वजह सर? पुष्पा के अपना काम ओमिट की वजह से, है ना, पुष्पा के ओमिट की वजह से वो रेमेडी क्या हो गई सर? वीक हो। किसकी गलती की वजह से सर? पुष्पा की गलती की वजह से। सेम एग्जांपल मैंने तुम्हें वो बाइक वाला दिया, सेम एग्जांपल मैंने तुम्हें वो क्या दिया सर? बाइक वाला ही दिया है कि अगर प्रिंसिपल डेटर को कोई भी लोन दिया गया है, तो लोन देने वाला जो क्रेडिटर है, उसकी भूल चूक गलती की वजह से क्या होगा सर? उसकी भूल चूक और गलती की वजह से क्या होगा? श्योरिटी डिस्चार्ज माना जाएगा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से अब श्योरिटी क्या नहीं कर पाएगा? प्रिंसिपल डेटर के ऊपर केस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी गलती ने प्रिंसिपल डेटर को क्या दे दिया? एक मौका दे दिया चोरी करने का, या एक तरीके से गबन करने का, या एक तरीके से कोई भी काम को गलत तरीके से करने का। इसकी वजह से वो डिस्चार्ज नहीं होगा। अब ये 139 पढ़ के देखो, ये लिखी बात खत्म। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अब इसको। यही केस जो मैंने तुम्हें बताया यही है। पढ़ना जरा क्या लिखा है 139, श्योरिटी इज डिस्चार्ज, है ना, when the creditor does any act which is inconsistent with the right of surety। या तो क्रेडिटर ने कोई ऐसा काम किया जो श्योरिटी के राइट के खिलाफ था, या फिर क्रेडिटर omit to do any act which is his duty to surety required him to do, या श्योरिटी ने कोई भी ऐसी भूल कर दी
है ना, राइट। अब या क्रेडिटर ने कोई भी ऐसी भूल कर दी या कोई भी ऐसी काम करने में चूक गया विच हिज ड्यूटी, जो क्रेडिटर की ड्यूटी थी करना, एंड द इवेंचुअल रेमेडी ऑफ द श्योरिटी, जो श्योरिटी को रेमेडी मिलनी थी, जो रेमेडी श्योरिटी की थी प्रिंसिपल डेटर के खिलाफ, वो खत्म कर दी, डैमेज कर दी या वीक कर दी। ठीक है, अब जो बाइक वाला एग्जांपल है वही, वो मैं तुम्हें दोबारा अब वो वाला यहां लिखवा देता हूं, वो वाला तो यहां लिख दिया हमने 139, ठीक है ना। अब 139 का एक और एग्जांपल लिख लो, चलो यहीं देख लेते हैं। देखो सेक्शन 139 केस 2। अब केस 2 क्या कह रहा है? बैंक ने तुम्हें लोन दे दिया, जो मैंने अभी बताया, जिससे पहले मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है ना। तुमने अपनी बाइक गिरवी रख दी, ए आया, ए ने बैंक को तुम्हारी गारंटी दे दी। ठीक है कि भाई अगर एक्स ने तुमने पैसे नहीं चुकाए तो ए पैसे भरेगा, ए पैसे भरेगा। ठीक है, तो तुम कौन हो गए? प्रिंसिपल डेटर। बैंक कौन हो गया? लेनदार। और ए कौन हो गया? श्योरिटी, प्रतिभू। प्रतिभू प्रतिभू प्रतिभू। अब केस क्या हुआ? ध्यान सुनो, केस क्या हुआ? अब हुआ ये, जो बाइक तुमने गिरवी रखी थी, बाइक इज लॉस्ट या डिस्ट्रॉय बाय बैंक। बैंक की गलती की वजह से वो बाइक खो गई, चोरी हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई। किसकी गलती की वजह से? बैंक की गलती की वजह से। क्योंकि बैंक ने कोई काम ढंग से किया नहीं या बैंक ने कोई भूल कर दी। इस केस में क्या होगा? आंसर क्या लिखोगे? अब आंसर ये बनेगा, श्योरिटी ए है ना, इज डिस्चार्ज अप टू बाइक वैल्यू। ये बाइक थी मान लो 1 लाख रुपए की, तो मैं 1 लाख रुपए के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ए इज डिस्चार्ज अप टू बाइक वैल्यू बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ बैंक। ठीक है ना, ए डिस्चार्ज हो जाएगा। रीजन बीइंग 139, रीजन बीइंग बाबू लोगों 139 139 139। तो ये हो गया केस नंबर 2 और ये हो गया हमारा 139 का केस नंबर 1। तो दोनों में से कोई भी केस एग्जाम में आ सकता है। 139 के ऊपर एक्सपेक्टेड लिख लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कॉन्सेप्ट था, बाकी तो आसान था सर, है ना। 139, इसका मतलब ये बात सामने आई। क्या बात सामने आई? रेमेडी ऑफ द श्योरिटी। श्योरिटी कौन हो गया? ए की जो रेमेडी थी, है ना, जो ए को फायदा था, किसका फायदा था? बाइक का फायदा। यानी कि ए को जो बाइक का फायदा था वो तुमने क्या कर दिया? बैंक ने वो बेकार कर दिया। दैट इज रीजन क्या दिया इसका? रीजन लॉजिक इसका ये था, ए को जो बाइक का बेनिफिट था, अगर ए पूरा लोन पे करता, ए को जो बाइक का बेनिफिट था गारंटी पेमेंट के बाद, वो बैंक ने डैमेज कर दिया।
या बैंक ने उस बेनिफिट को खत्म कर दिया, इसकी वजह से देयरफॉर जो बैंक ने उसके बेनिफिट को डैमेज किया, इसकी वजह से ही ए डिस्चार्ज हो गया 1 लाख रुपए के लिए। तो ए डिस्चार्ज है 1 लाख रुपए के लिए। तो ये जज साहब ने इसका लॉजिक दिया कि अगर श्योरिटी पूरी पेमेंट कर देता है, अगर श्योरिटी पूरी पेमेंट कर देता है, अगर श्योरिटी पूरी पेमेंट कर देता है, तो वो बाइक जो बैंक को गिरवी रखी गई थी, वो बाइक जो बैंक को गिरवी रखी गई थी, वो बाइक श्योरिटी की यानी कि ए की होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि वो बाइक श्योरिटी को मिलनी चाहिए थी, तो वो बैंक की गलती की वजह से वो डिस्ट्रॉय, खराब और खत्म हो गई। तो अब उतने पैसे के लिए जो बैंक की गलती की वजह से हुआ है, उतने पैसे के लिए अब श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है, उतने पैसे के लिए श्योरिटी जिम्मेदार नहीं है। यही सेक्शन 139 ने हमें बताया। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर, है ना? हाँ, तो 1 लाख के लिए अब कोई जिम्मेदारी नहीं है। 1 लाख के लिए बैंक, हम मानेंगे कि 1 लाख रुपए अब बैंक को जा चुके हैं, क्योंकि बैंक की गलती की वजह से बाइक खराब हुई है। तो 1 लाख रुपए बैंक को जा चुके हैं, 1 लाख रुपए बैंक को जा चुके हैं, है कि नहीं बात? राइट। तो 1 लाख रुपए की पेमेंट तो बैंक ले चुका है, बाइक को खराब कर या बेचकर, या बाइक के साथ कोई भी, है ना, डिस्ट्रॉय या कोई भी काम करके। राइट। सेम बात इसमें थी 139 में भी, है ना, कि जो काम उसने ओमिट कर दिया, जो काम उसने ओमिट कर दिया, जो काम इसने ओमिट किया, उस ओमिट करने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। यहां इस केस में क्या हो गया सर? इस केस में इनकंसिस्टेंस विद द राइट हुआ है ना? राइट। तो इसकी केस में भी डिस्चार्ज हो गया श्योरिटी। लिखी बात, गुड्स वर लॉस्ट, ये लिखी बात, गुड वर लॉस्ट फ्रॉम द गोडाउन, गुड बोले तो बाइक, बाइक इज लॉस्ट फ्रॉम द गोडाउन अकाउंट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द बैंक, द श्योरिटी वॉज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंड ऑफ स्टॉक सो लॉस्ट। 1 लाख रुपए के लिए अब श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रुपए की गलती बैंक की वजह से हुई है, ठीक है ना, क्योंकि ये रेमेडी श्योरिटी की थी पेमेंट के बाद। अब वो रेमेडी बैंक ने खत्म कर दी, डिलीट कर दी, खुद ही उस बाइक को, स्टॉक को जलाकर, खोकर या बर्बाद कर। तो मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट 139 बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 139 को फिर से रिपीट करेंगे, एक्सपेक्टेड है एग्जाम के लिए। ऊपर वाली बात जितनी आज हमने पढ़ ली उससे रिपीट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाली बात सारी आसान थी। डायग्राम और केस स्टडी को ध्यान से पढ़ेंगे। मिलूंगा लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पूरे में से पूरे नंबर लाने की हमारी जो होड़ है उसमें हम जीत के रहेंगे।